हाय एवरीवन, जुलाई के करंट अफेयर्स का ये थर्ड पार्ट है। दो पार्ट ऑलरेडी हमने इस करंट अफेयर के कवर कर लिए हैं। तो थर्ड पार्ट में बात करेंगे सिक्योरिटी की। सबसे पहली न्यूज़ है टेररिज्म इन जम्मू एंड कश्मीर के बारे में। रिसेंटली जम्मू एंड कश्मीर की जम्मू डिवीजन में टेररिस्ट इंसिडेंट बहुत बढ़ चुके हैं। ये टेररिस्ट इंसिडेंट पहले कश्मीर की वैली में ज़्यादा कॉमन हुआ करते थे, लेकिन अब जम्मू में भी बहुत होने लग गए हैं। दरअसल पिछले 20 सालों में जम्मू में ऐसे इंसिडेंट नहीं हुआ करते थे, तो अब जम्मू में भी सिक्योरिटी कंसर्न है। जो टेररिस्ट इंसिडेंट जम्मू में है वो कश्मीर की वैली के कंपैरिजन में हमेशा से कम थे, लेकिन अब फ्रिक्वेंसी और नेचर ऑफ अटैक जम्मू में बहुत ज़्यादा वरिंग है, बहुत ज़्यादा इंटेंस है। अब रीज़न क्या है क्यों वहाँ पे टेररिज्म बढ़ रहा है? सबसे पहले तो रीएक्टिवेशन ऑफ प्रॉक्सी वॉर, कि पाकिस्तान जो है वो अपनी रेलिवेंस को इस्टेब्लिश करना चाहता है, जो कि जब आर्टिकल 370 को हटाया गया था उसके बाद से कम हो गई है वहाँ पे, क्योंकि आर्टिकल 370 के चलते हमने जम्मू एंड कश्मीर को यूटी बना दिया 2019 के बाद से। तो पाकिस्तान को लगता है कि अब वो इतना इंटरवीन नहीं कर पा रहा है वहाँ के रीजन में। इसके अलावा जो सिक्योरिटी ग्रिड है जम्मू का वो थोड़ा सा थिन हो गया या कमजोर हो गया, बिकॉज जब 2020 में गैल्विन क्लैशेस हुआ था उसके बाद से ईस्टर्न लद्दाख में जो भी फोर्सेस जम्मू एंड कश्मीर में तैनात थी उनको हमने ईस्टर्न लद्दाख में डिप्लॉय कर दिया, वहां भेज दिया चाइना के बॉर्डर पे। तो जम्मू जो है वो वल्नरेबल हो गया। फिर सिक्योरिटी सिचुएशन की बात की जाए तो स्टेट ऑफ अलर्ट हमेशा ही रहता है इस जगह पे। स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म हमेशा ही रहता है कश्मीर की वैली में। तो ऐसा लगता है कि वहां पे अटैक करना आसान नहीं होगा, क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेस तैनात रहती हैं, क्योंकि वहां पे हाई अलर्ट रहता है। लेकिन जम्मू जो है वो ऐसा लगता है कि वहां पे कन्वीनियंट है ज्यादा टेरर टेरर अटैक करना या टेररिस्ट जो है अटैक करना। सो इसकी वजह से जो मिलिटेंट है उनको स्पेस मिल जाता है कि वो कश्मीर की वैली से निकलकर जम्मू में अटैक करने आ रहे हैं, और ये पिलग्रिम्स को बहुत ज्यादा टारगेट कर रहे हैं। अब बात करते हैं हिस्ट्री की, इंसर्जेंसी की जो जम्मू एंड कश्मीर में होती थी। सबसे पहले 1987 में एलिगेशन लगे थे कि एक रिग्ड अनडेमोक्रेटिक असेंबली जो है इलेक्शन वो जम्मू एंड कश्मीर में कंडक्ट हुए, जिसकी वजह से वहां की पब्लिक थोड़ा अनरेस्ट सिचुएशन में चली गई। 1988 में 2 बॉम्ब ब्लास्ट हुए श्रीनगर के अंदर, जिसकी वजह से इंसर्जेंसी लगी। फिर 89 के आसपास बहुत सारे मिलिटेंट ग्रुप जो थे पाकिस्तान ने जिनको सपोर्ट किया था उन्होंने जम्मू एंड कश्मीर में आर्म्ड स्ट्रगल शुरू कर दिया। फिर लेट 90s और 2000 के अंदर एक अटेम्प्ट लिया गया कि पीस स्टॉक करना बहुत जरूरी है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। फिर 2010 में उरी अटैक हो गया, 2010 के बाद से उरी अटैक हुआ, 2016 में पुलवामा टेररिस्ट अटैक हुआ। तो रिलेशनशिप भी खराब हुए इंडिया और पाकिस्तान के, और टेररिस्ट अटैक भी बढ़ते चले गए। अब रीजन क्या है कि ये टेररिज्म जम्मू एंड कश्मीर में परसिस्टेंट है, मतलब ये रुक नहीं पा रहा है। सबसे पहले एक्सटर्नल फैक्टर देखते हैं। देखिए, ये एक स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है। जैसे कि कहा जाता है कि पाकिस्तान जो है वो जम्मू एंड कश्मीर में रहने वाले जो टेररिस्ट हैं उनको लॉजिस्टिकल सपोर्ट देता है, ट्रेनिंग देता है, उनको एक सेफ हेवन भी देता है, मतलब वो इंडिया से भागकर पाकिस्तान में जाकर छुप जाते हैं। फॉरेस्ट बॉर्डर है, जिसकी वजह से मतलब आप ऐसे समझिए कि जो टेररिस्ट है वो बॉर्डर क्रॉस करके इंडिया में दाखिल हो जाते हैं। तो जो आपका लाइन ऑफ कंट्रोल है वहां पे चैलेंजिंग टेरेन है, मतलब वहां सिक्योरिटी तैनात की नहीं जा सकती। तो फेंसिंग जो है इतनी स्ट्रांग नहीं है, तो नेबरहुड के एरिया से जो टेररिस्ट हैं वो आसानी से एंटर कर जाते हैं एक तरीके से, ठीक है। तो इंटरनेशनल बॉर्डर जो है वो प्रॉपर तरीके से कंप्लीटली सील नहीं किया है, जिसकी वजह से मूवमेंट ऑफ मिलिटेंट और वेपन्स होता रहता है। इसके अलावा आइडियोलॉजिकल इन्फ्लुएंस भी है ग्लोबल एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप से। जैसे जो आपकी इंटरनेशनल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है वो जम्मू एंड कश्मीर के लोकल ग्रुप्स को, टेररिस्ट ग्रुप को थोड़ा इन्फ्लुएंस करती हैं, उनकी एक आइडियोलॉजी तैयार करती हैं और फिर ऑपरेशन के टैक्टिक्स बताती हैं उनको। इंटरनल रीजन में अगर देखा जाए तो सबसे पहले पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। देखिए, गवर्नेंस जो है वो हमेशा जम्मू एंड कश्मीर में फ्रीक्वेंट चेंज होती थी। कभी प्रेसिडेंट रूल लगता था, फिर डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड पॉपुलर गवर्नमेंट जो है वो वहां पे रही ही नहीं ज्यादा देर, तो पावर वैक्यूम हमेशा रहता था, जिसकी वजह से टेररिस्ट जो थे वो लोगों को एक्सप्लॉइट करते थे। रिलीजियस और एथनिक टेंशन भी है, क्योंकि वहां पे बहुत डाइवर्स रिलीजियस और एथनिक लोग जो हैं रीजन में रहते हैं, चाहे मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो और ट्राइबल ग्रुप्स हो। तो टेररिस्ट को हमेशा अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो उस एरिया में कम्युनल टेंशन जो है धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे पैदा कर सकते हैं। स्टेट हाई हैंडेडनेस और एलिनेशन ऑफ पीपल भी एक रीजन है। जैसे कि वहां के लोगों पे जम्मू एंड कश्मीर के रीजन में मैक्सिमम टाइम पे आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट लगाया जाता था, तो उनके ऊपर ना हमेशा आर्मी का स्ट्रिक्टनेस रहता था। इंटरनेट को शट डाउन कर दिया जाता था, आर्बिट्रेरी तरीके से डिटेंशन कर दिया जाता था, प्रिवेंटिव डिटेंशन में लोगों को भेज दिया जाता था ना। तो ये सब चीजों की वजह से लोगों को लगता था ना कि हम यहाँ के हैं ही नहीं, वी डू नॉट बिलोंग टू दिस कंट्री, हम कहीं और से बिलोंग करते हैं, शायद इसलिए हमारे साथ ऐसा ट्रीटमेंट किया जा रहा है। अब बात करेंगे ओवरग्राउंड वर्कर्स की। जो ओवरग्राउंड वर्कर हैं वो एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जो मिलिटेंसी वाले लोग हैं उनको ना फंड मिल जाता है आसानी से, उनकी रिक्रूटमेंट आसानी से होती है, उनके अंदर मिस इन्फॉर्मेशन अच्छे से स्प्रेड हो जाती है। अब ये ओवरग्राउंड वर्कर हैं क्या? दरअसल ये इंडिविजुअल
इंडिविजुअल या ग्रुप्स होते हैं जो लॉजिस्टिकल सपोर्ट देते हैं, इंटेलिजेंस सपोर्ट देते हैं किनको, टेररिस्ट को। और ये डायरेक्टली तो इन्वॉल्व नहीं होते आर्म एक्टिविटीज के अंदर, लेकिन उनको सपोर्ट पूरे तरीके से करते हैं। तो ये डिफिकल्ट होते हैं काउंटर करने के लिए, क्योंकि ये सिविलियंस की तरह ही बन के रहते हैं और आपको लगेगा आम जिंदगी के ही लोग हैं, लेकिन इनकी फिर भी टाइज, कम्युनिटी टाइज जो हैं वो स्ट्रांग होती हैं टेररिस्ट ग्रुप्स के साथ। और ये टेक्नोलॉजिकल एडेप्टेशन बहुत अच्छे से जानते हैं, इंक्रिप्टेड तरीके से कम्युनिकेट करते हैं टेररिस्ट ग्रुप्स के साथ। ठीक है, अब कौन कौन से मेजर्स दिए गए जम्मू एंड कश्मीर में टेररिज्म को काउंटर करने के लिए? सबसे पहले तो 2019 में जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया और आर्टिकल 370 को हटा दिया गया, जो कि एक स्पेशल प्रावधान देता था जम्मू एंड कश्मीर को। लीगल में देखा जाए 2019 की अमेंडमेंट के अंडर जो भी आपके यूएपी के लोग हैं उनको इंडिविजुअल टेररिस्ट का डिक्लेरेशन दिया गया। फिर जमात इस्लामी जैसी जो ऑर्गेनाइजेशन, उनको टेररिस्ट डिक्लेयर कर दिया गया। सिक्योरिटी में ऑपरेशन ऑल आउट चलाया गया। मल्टी एजेंसी सेंटर फॉर बेटर इंटेलिजेंस गैदरिंग खोला गया। डेवलपमेंट लेवल पे प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट पैकेज 2015 में लॉन्च किया गया। सेंट्रल सेक्टर की स्कीम जो है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए जम्मू एंड कश्मीर के लिए, वो खोलेगी 2021 में। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर में ऑपरेशन सद्भावना जो गुडविल है 2023 में वो चलाया गया। रिहैबिलिटेशन पॉलिसी चलाएगी एक्स मिलिटेंट के लिए। इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में अगर देखा जाए तो इंडिया के जो एफर्ट्स हैं कि पाकिस्तान का जो भी रोल रहेगा, इंडिया का जो एफर्ट है कि पाकिस्तान का रोल है टेररिज्म को सपोर्ट करने में, इंडिया उसको इंटरनेशनल लेवल पे लेके गया। फिर पाकिस्तान को जो आपकी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है उसकी ग्रे लिस्ट में डाला गया। जब पुलवामा के इंसिडेंट हुआ था ना 2019 में, उसके बाद से इंडिया ने एफर्ट किया कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में पाकिस्तान ग्रे लिस्ट पे जाए। ग्रे लिस्ट में जाने का मतलब ये है कि वो जो आपकी ग्रे एक्टिविटीज हैं, टेररिस्ट एक्टिविटी है, उनको सपोर्ट करता है वो कंट्री। और अगर ब्लैक लिस्ट हो गया तो ये समझिए कि उसको इकोनॉमिक तौर पे किसी भी कंट्री से सपोर्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि फिर प्रूव हो जाएगा कि उनकी इकोनॉमी में ऐसे टेररिस्ट ग्रुप जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं जिनको सपोर्ट पाकिस्तान से मिलता है। वे फॉरवर्ड की बात करेंगे, पॉलिटिकल लेवल पे हमें फ्री और फेयर इलेक्शन जो है वो वहां करवाने चाहिए और लोकल पॉपुलेशन का सपोर्ट बहुत जरूरी है। रिसेंट अनाउंसमेंट जो है वो असेंबली इलेक्शन के लिए जम्मू एंड कश्मीर में किया भी गया था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा, और सितंबर अक्टूबर के बाद से इसमें स्टेप जो है वो राइट डायरेक्शन की तरफ जाएंगे। तो देखिए इसके अलावा लोकल गवर्नेंस को एम्पावर करना बहुत जरूरी है, चाहे वो पंचायत हो, ताकि ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में लाई जा सके। देखिए इसके लिए ना डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल इलेक्शन जम्मू एंड कश्मीर में 2020 में कंडक्ट भी करवाए गए। सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस में अगर देखा जाए तो आर्मी जो है वो चाहे तो विजिलेंस मॉनिटरिंग अच्छी कर सकती है लाइन ऑफ कंट्रोल के आसपास, बॉर्डर सिक्योरिटी को थोड़ा टाइट कर सकती है, और जो भी एनालिटिक्स आते हैं इंटेलिजेंस गैदरिंग या इन्फॉर्मेशन के थ्रू, उसके थ्रू अपनी स्ट्रेटजीज बना सकती है। इसके लिए ह्यूमन को रीइंफोर्स किया जा सकता है, मतलब ह्यूमन इंटेलिजेंस को। फिर उसके अलावा टेक्निंट के साथ कॉम्प्लीमेंट किया जा सकता है। टेक्निंट क्या है? टेक्नोलॉजिकल इंटेलिजेंस। तो दोनों की जरूरत है, चाहे टेक्नोलॉजी हो चाहे ह्यूमन रिसोर्सेज हो। बॉर्डर मैनेजमेंट के लिए बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना बहुत जरूरी है। स्ट्रेटेजिक तरीके से फोर्सेस को डिप्लॉय करना जरूरी है। फिर इसके अलावा जो मधुकर गुप्ता कमेटी है उनकी रिकमेंडेशन को इम्प्रूव करना को अप्लाई करना जरूरी है, जो बात करते हैं कि इनफिल्ट्रेशन को रोकना पड़ेगा। मतलब बॉर्डर पे जो इलीगल तरीके से आ जाते हैं टेररिस्ट, घुस आते हैं पोरस बॉर्डर के कारण, उसको रोकना पड़ेगा। डेवलपमेंट की बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर में, एजुकेशन में, स्किल डेवलपमेंट में, लोकल एंटरप्रेन्योरशिप में इन्वेस्टमेंट को एनहांस करना बहुत जरूरी है। जम्मू एंड कश्मीर इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2021 से 30 के बीच में आई थी, उसमें बात की गई थी कि कैसे जम्मू एंड कश्मीर जो है उसको ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। अभी तो वो एस्पिरेशनल है, आगे चल के इंडस्ट्रियलाइज्ड सोसाइटी बनाई जा सकती है। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर लेना बहुत जरूरी है। सिविलियन और मिलिट्री के अंदर कोऑपरेशन होना चाहिए। जो भी पहले मिलिटेंट थे उनको रिहैबिलिटेट करना जरूरी है कि वो नॉर्मल जिंदगी जी सकें। फिर इसके लिए ना विलेज डिफेंस गार्ड जम्मू रीजन में चलाया जा रहा है, जो कि एक अच्छा एग्जाम्पल है, जहाँ पे सिविलियन भी नजर रखते हैं टेररिस्ट एक्टिविटी पे, मिलिट्री भी रखती है, दोनों कोऑपरेट करते हैं। फिर डेवलप कम्युनिटी बेस्ड प्रोग्राम, मतलब कम्युनिटी के बेस पे प्रोग्राम चलाने, डेवलप करने बहुत जरूरी है, जिसमें लोकल रिलीजियस लीडर इन्वॉल्व होने चाहिए, ताकि अगर कम्युनल टेंशन बिल्डअप करने की कोशिश की जा रही है, एक्सट्रीमिस्ट नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है सोसाइटी के अंदर, तो वो लोकल रिलीजियस लीडर उसको काउंटर कर सके। ठीक है, और रेडिकलाइजेशन जो है यंगस्टर्स का, उसको रोक सके। डिप्लोमेटिक तरीके से भी काम करना जरूरी है, जैसे कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को इंडिया कैसे रोक सकता है और टेरर फाइनेंसिंग को कैसे रोक सकता है। जैसे इंडिया ने फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में कुछ एफर्ट किए है ना, जिससे डिप्लोमेटिक एफर्ट किए, जिससे पाकिस्तान के रोल को इंडिया ने प्रूव किया कि ये क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को स्पॉन्सर करते हैं, और फिर एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान को डाल दिया गया।
अब बात करेंगे नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट के बारे में। रिसेंटली गवर्नमेंट ने एक एडिशनल नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट पे अपॉइंट किया है। अब ये नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट है क्या? इसको लेट 90s में बनाया गया था। ये दरअसल नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के लिए बनाया गया सेक्रेटेरिएट है। ये एक अपेक्स एडवाइजरी बॉडी है जो इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी रिलेटेड जो मैटर होते हैं उन पर एडवाइस देती है। इसके जो हेड है वो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर होते हैं और सेक्रेटरी हैं ये नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के। इसके अलावा इसका मेन पर्पस है स्ट्रेटेजिक तरीके से एक डायरेक्शन जारी करना हर एक मिनिस्ट्री को लॉन्ग टर्म विजन को ध्यान में रखते हुए, ताकि नेशनल सिक्योरिटी हमेशा ही हम प्राइम प्रायोरिटी पे लेके चलें और एडिक्वेट तरीके से जितने भी नेशनल सिक्योरिटी के पॉसिबल थ्रेट हैं उनके खिलाफ खुद को तैयार कर सकें। जो पोस्ट है एडिशनल एनएसए की, ये हमेशा एग्जिस्ट करती थी लेकिन वैकेंट थी, मतलब खाली थी तब तक। तो अपॉइंटमेंट जो है ये दरअसल स्ट्रीमलाइन किया गया है ताकि इसकी फंक्शनिंग जो है नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की वो मजबूत की जा सके। अब इसमें होता क्या है, पोस्ट में 3 डिप्टी एनएसए होंगे जो कि डिफरेंट सर्विसेज से लिए जाएंगे, जैसे इंडियन फॉरेन सर्विस से, पुलिस सर्विस से और आर्म फोर्सेज से। फिर मिलिट्री एडवाइजर होते हैं जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं, नई नई टेक्नोलॉजी को इंडक्ट करते हैं। नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर होंगे जो कि इंचार्ज होते हैं कोस्टल एरियाज के, कोस्टल गार्ड के तौर पे वर्क करते हैं। ये सारा कुछ क्यों पढ़ाया जा रहा है आपको कि ऐसे मिलिट्री एडवाइजर ये सब? अगर ध्यान दीजिएगा तो इस बार के प्रीलिम्स में जो आपका हुआ है उसमें ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे, जैसे आर्मी के चीफ पर्सन के बारे में कुछ क्वेश्चन आया था, है ना, एयर फोर्सेस के बारे में आया था। तो ऐसे क्वेश्चन हम ना एक्सेप्शनल क्वेश्चन, अब आप सोचिए कि जनरल हो गए हैं, हमें उनको जनरल बनाना है कि हमें ये सारी इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए, एटलीस्ट थोड़ा बहुत तो पता ही होना चाहिए। तो देखिए प्राइम मिनिस्टर जो है वो चेयरमैन होते हैं एनएससी के, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर इनके नीचे काम करते हैं, इनको असिस्ट करते हैं एडिशनल नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, और फिर इनके अंडर है आपके डिप्टी एनएसए स्ट्रेटेजिक अफेयर्स में, डिप्टी एनएसए इंटरनल अफेयर्स में, मिलिट्री एडवाइजर, नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर। 2019 में एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल जो है उसको अमेंड किया गया, एनएसए को उसके अंडर डाला गया, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल को भी इसके अंडर डाला गया। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो है इनका जो रैंक है वो कैबिनेट मिनिस्टर के बराबर होता है, और एनएसए और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ये कैबिनेट नोट को जनरेट कर सकते हैं, कैबिनेट पेपर को एक्सेस कर सकते हैं और किसी भी इंटर मिनिस्टेरियल कंसल्टेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सिग्निफिकेंस क्या है कि क्यों असिस्टेंट नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जरूरी थे? देखिए जो एनएसए है उनका रोल बहुत नीश होता है, मतलब एक फिक्स्ड रोल होता है कि कौन से पैरामीटर में सेक्टर में वो काम करेंगे। तो एएनएसए क्या करेंगे, ये लिंक होंगे एनएसए के बीच में और काउंसिल के बीच में। एनएसए जो है वो इफेक्टिव तरीके से बाकी एडवाइजरी बॉडीज को देख सकते हैं इनकी मदद से, नेशनल सिक्योरिटी असिस्टेंट की मदद से। इसके अलावा नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड और स्ट्रेटेजिक पॉलिसी ग्रुप को भी ओवरसी कर सकते हैं। अब कॉन्टिन्यूटी बहुत जरूरी थी क्योंकि कहा जा रहा है कि एएनएसए जो है उसके रोल को अगर हम थोड़ा बढ़ाएंगे तो हो सकता है कि एनएसए का रोल जो है वो भी थोड़ा मजबूत हो सके, ऑर्गेनाइजेशन में कॉन्टिन्यूटी बिल्डअप हो सके, क्योंकि हमेशा वैकेंट थी पोस्ट एएनएसए की, ठीक है। फिर इमर्जिंग नीड्स के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी था क्योंकि जियोपॉलिटिकल रियलिटीज अब बदलती जा रही हैं हमारे। आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि थ्रेट कौन कौन से थे जिसकी वजह से नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की जरूरत पड़ती। सबसे पहले तो वेस्टर्न डबल स्टैंडर्ड, क्योंकि वेस्ट के लोग जो हैं वो टेररिज्म पे, ह्यूमन राइट्स पे अलग अलग तरीके के स्टेटमेंट्स जारी करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर कन्वीनियंट, अकॉर्डिंग टू देयर इंटरनेशनल रिलेशन विद द ईस्टर्न कंट्रीज। फिर फॉरेन इंटरफेरेंस जो है हमारे डोमेस्टिक अफेयर्स में, जैसे इलेक्शंस में, नेशनल पॉलिसीज में, ये ना हो सके, ये भी एक थ्रेट है ना। चाइना जो है वो डोमिनेटिंग पोजीशन में है इन द इंडियन ओशन। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के कंस्ट्रक्शन में अलोंग द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल चाइना का बहुत इंटरवेंशन है, जिसकी वजह से जरूरी है ऐसे हमारी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल को मजबूत बनाना। फिर इसके अलावा पॉलिटिकली इनस्टेबल नेबर्स, जैसे कि नेपाल इतना स्टेबल नहीं है, ये सारे थ्रेट्स हैं। साइबर वॉरफेयर थ्रेट है, ये सब, ठीक है। क्या किया जा सकता है, हम एनएसए के रोल को और ज्यादा मजबूत कर सकते हैं। क्लियर क्वालिफिकेशन होनी चाहिए इनके सिलेक्शन के लिए, स्पेसिफिक ड्यूटीज होनी चाहिए इनको लेके। स्ट्रक्चरल चेंजेस क्या किए जा सकते हैं, जैसे इसमें स्पेशलिस्ट होने चाहिए, इसके अंदर काउंसिल के अंदर एक्सपर्टीज होनी चाहिए उनके पास, सिक्योरिटी चैलेंजेस को कैसे हैंडल करना है उसको लेके, कॉम्प्लेक्स नेशनल सिक्योरिटी इश्यूज को वो एंटीसिपेट कर पाए पहले ही। इसके अलावा होल ऑफ नेशन अप्रोच बहुत जरूरी है, जिसमें हम सिटीजन, गवर्नमेंट एजेंसी, प्राइवेट सेक्टर, सिविल सोसाइटी, इन सब के बीच में कोऑपरेशन या पार्टनरशिप बढ़ा सकते हैं ताकि सिक्योरिटी और एनहांस हो सके। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की बात करेंगे, देखिए 25 साल पहले रिकमेंडेशन आया था टास्क फोर्स का, जिसको हेड किया था केसी पंत ने। उन्होंने बोला था एनएससी होनी चाहिए। ये एक अपेक्स एडवाइजरी बॉडी है जिसके प्राइम मिनिस्टर हेड होते हैं, और इसके अलावा इसमें फाइनेंस, डिफेंस, होम और एक्सटर्नल अफेयर के मिनिस्टर्स भी होते हैं। इसका मेन पर्पस क्या है काउंसिल का, कि एक थिंकिंग और कोऑर्डिनेटेड एप्लीकेशन पे काम करते हैं
और मेन टारगेट है नेशनल सिक्योरिटी गोल्स और ऑब्जेक्टिव जो है उनको मीट करना। ये एक 3 टीयर्ड ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें आपका स्ट्रेटेजिक पॉलिसी ग्रुप होता है जो एक प्रिंसिपल मैकेनिज्म है जो अलग अलग मिनिस्ट्री हैं उनके कोऑर्डिनेशन की बात करता है, साथ में नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी की फॉर्मुलेशन के बारे में इनपुट देता है। इसके जो हेड हैं वो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ही होते हैं। बाकी मेंबर्स में वाइस चेयरमैन है नीति आयोग के, कैबिनेट सेक्रेटरी हो गया, आरबीआई गवर्नर हो गया, एक्सटर्नल अफेयर, होम डिफेंस, ये सब मिनिस्टर्स हो गए। कैबिनेट सेक्रेटरी जो है वो कोऑर्डिनेट करते हैं एसपीजी के डिसीजन को इंप्लीमेंट करने के लिए बाकी सारी यूनियन मिनिस्ट्रीज के साथ। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बोर्ड की बात की जाए तो ये एक प्रिंसिपल फंक्शन है जो कि लॉन्ग टर्म एनालिसिस को कंसिडर करते हैं और उसके ऊपर पर्सपेक्टिव देते हुए नेशनल सिक्योरिटी के इश्यूज को एड्रेस करने की कोशिश करते हैं और ये रिकमेंडेशन देते हैं सॉल्यूशंस को लेकर भी और पॉलिसीज के बारे में भी। ये सारी रिकमेंडेशन आगे फिर नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के पास जाती है। और जो आपका नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड है इसके हेड होते हैं नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। आगे है ज्वाइंट इंटेलिजेंस कमेटी। इसका मेन पर्पस है इंटेलिजेंस को गैदर करना, उसको असेस करना अच्छे तरीके से और फिर बाकी जो इंटेलिजेंस एजेंसी है जैसे आपकी आईबी होगी, रॉ होगी, इनके साथ मिलकर इंटेलिजेंस की इन्फॉर्मेशन के ऊपर काम करना। ये काम किसके अंडर करते हैं आपकी? ये काम करते हैं कमेटी के अंदर, काउंसिल के अंदर ही, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर। अब बात करेंगे सिक्योरिटी ऑफ इंडियन डिग्निटरीज के बारे में। हाल फिलहाल में फॉर्मर प्रेसिडेंट जो है यूएसए के उनको ना असैसिनेट करने की कोशिश की गई, उनकी हत्या करने की कोशिश की गई है पब्लिक रैली के अंदर, जो एक कंसर्न दर्शाता है कि कैसे अगर आप हाई पोजीशन को या हाई पावर को अटेन करके रखते हैं तो उन डिग्निटरीज की सिक्योरिटी को मेंटेन करना भी बहुत जरूरी है, अदरवाइज वो हमेशा वल्नरेबल पोजीशन में रहते हैं। जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट है इंडियन डिग्निटरीज का उसकी बात करते हैं। देखिए एक स्पेशल सिक्योरिटी कवर है जो इंडियन डिग्निटरीज को दिया जाता है और कुछ सिटीजन को भी दिया जाता है जिसमें प्राइवेट सिटीजन भी आते हैं। और किस बेसिस पे दिया जाता है? सबसे पहले तो ऑफिशियल पोजीशन के बेसिस पे, जैसे कुछ इंडिविजुअल जैसे यूनियन मिनिस्टर हो गए, चीफ मिनिस्टर, जजेस हो गए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के, इन सबको पोजिशनल और स्टैट्यूटरी सिक्योरिटी कवर मिलता है कानूनी तौर पे। ये सिक्योरिटी कवर जो है ये उनको बोल्ड और इम्पार्शियल डिसीजन मेकिंग में मदद करता है। उनकी सिक्योरिटी तब हटा दी जाती है जब वो अपना ऑफिस छोड़ते हैं। थ्रेट परसेप्शन की बात, जैसे कोई इंडिविजुअल अगर सिक्योरिटी मांग रहा है क्योंकि उसको लग रहा है उसके पास थ्रेट है, उसको किसी कहीं ना कहीं से धमकी मिल रही है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इंडिविजुअल को सिक्योरिटी देने की, ये स्टेट गवर्नमेंट की यूनियन टेरिटरी के ऊपर होती है जिनकी जुरिस्डिक्शन में वो बंदा जो है वो रह रहा है। अब बात करेंगे सिक्योरिटी जो यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा दी जाती है। देखिए कोई ना ऐसा ऑफिशियल नॉमेनक्लेचर नहीं है, मतलब ऑफिशियल टाइटल नहीं दिए जाते कि ये वीवीआईपी सिक्योरिटी का बंदा है, ये वीआईपी है। ये किसी इंडिविजुअल को ऐसे देने का प्रावधान जो है, ऐसे ऑफिशियल नॉमेनक्लेचर ये देने का प्रावधान नहीं है, ठीक है। सिक्योरिटी यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा जो दी जाती है वो दरअसल कुछ गाइडलाइंस पे होती है, जैसे ब्लू बुक और येलो बुक। और ये गाइडलाइन आपकी यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर है। ब्लू बुक का मतलब क्या हुआ कि कुछ स्पेशल इंस्ट्रक्शन है प्रेसिडेंट की सिक्योरिटी को लेकर, वाइस प्रेसिडेंट की सिक्योरिटी को लेकर, प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी को लेकर, और ये सब ब्लू बुक के अंदर लिखी गई है। येलो बुक में क्या है? कुछ सिक्योरिटी अरेंजमेंट कुछ इंडिविजुअल्स को लेके हैं और ये सब येलो बुक में लिखे गए हैं। इसका टाइटल है सिक्योरिटी अरेंजमेंट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल। सिक्योरिटी अरेंजमेंट जो कुछ इंडिविजुअल्स को दिया जाता है वो उस बेसिस पे दिया जाता है कि उनको थ्रेट कितना है, उस सबको असेस किया जाता है। सेंट्रल सिक्योरिटी एजेंसी ये असेसमेंट करती है, लेवल ऑफ थ्रेट के हिसाब से सिक्योरिटी मिलती है, जैसे Z+ हो गया, Z, Y+Y और X। प्राइवेट सिटीजन जो है ये सारी सिक्योरिटीज को भी वो अवेल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए उनको फीस देनी पड़ती है। अब प्राइम मिनिस्टर की बात करेंगे कि उनका सिक्योरिटी कवर क्या है। सबसे पहले तो स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप एक्ट के अंदर एसपीजी एक आर्म्ड फोर्स है और इसके पास मैंडेट है कि ये प्राइम मिनिस्टर के बिल्कुल नजदीक में रह के सिक्योरिटी देते हैं। वो प्राइम मिनिस्टर चाहे सर्विंग हो चाहे फॉर्मर हो, दोनों को सिक्योरिटी, मतलब अभी गद्दी पे है नहीं है, प्राइम मिनिस्टर डिपेंड नहीं करता पोजीशन पे, उनको सिक्योरिटी मिलेगी ही और उनके इमीडिएट फैमिली मेंबर को भी मिलेगी। प्रॉक्सिमेट सिक्योरिटी का मतलब हो गया कि बिल्कुल नजदीक में रह के और हर जगह, चाहे वो रोड में ट्रेवल करें, चाहे रेड पे, एयरक्राफ्ट पे, सब जगह पे, इवन फंक्शंस पे, एंगेजमेंट पे, हर जगह रेजिडेंस पे सिक्योरिटी रहेगी। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी बाकी अथॉरिटीज के पास भी है, जैसे कि एसपीजी मेनली तो जो पीएम की सिक्योरिटी है उसको अरेंज करती है, उसको पूरे तरीके से हैंडल करती है। बाकी स्टेक होल्डर भी कई बार इन्वॉल्व होते हैं सिक्योरिटी के लिए प्राइम मिनिस्टर की। जैसे प्राइम मिनिस्टर अगर किसी और राज्य में ट्रेवल कर रहे हैं तो स्टेट की पुलिस की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सिक्योरिटी की। इसके अलावा इंटेलिजेंस गैदरिंग की उनकी जिम्मेदारी है, रूट को क्लियर रखना और वेन्यू को सैनिटाइज करके रखना, क्राउड को मैनेज करना। फिर सेंट्रल इंटेलिजेंस की जो एजेंसीज हैं वो भी इनपुट प्रोवाइड करती हैं ताकि सिक्योरिटी को लेकर कोई थ्रेट ना रहे प्राइम मिनिस्टर की। अब बात करेंगे आगे। पहली न्यूज है आपकी न्यूज इन शॉर्ट में, आईटी डिसरप्शन एंड इम्पैक्ट ऑन द क्रिटिकल सर्विसेज। माइक्रोसॉफ्ट का क्राउड स्ट्राइक आउटेज जो है इसकी वजह से वर्ल्ड वाइड आईटी डिसरप्शन हुआ है। आउटेज जो है वो किसी लॉजिक एरर के कारण हुआ था और ये सेंसर कॉन्फ़िगरेशन
अपडेट में ये लॉजिक एरर आया था और ये सेंसर कॉन्फ़िगरेशन अपडेट माइक्रोसॉफ्ट की विंडो के सिस्टम में था, जिसकी वजह से सिस्टम क्रैश हो गया और जो हेल्थ केयर और बैंकिंग सेक्टर है वो इफेक्ट हुआ। आरबीआई ने जब बाद में असेस किया तो ये दिखा कि 10 बैंक्स और एनबीएफसी जो है इंडिया के अंदर, वहां पे माइनर डिसरप्शन हुआ था इस ग्लोबल आउटेज के कारण। आईटी आउटेज का क्रिटिकल सर्विसेज पे क्या इम्पैक्ट है? सबसे पहले तो इकोनॉमिक डिसरप्शन, मतलब फाइनेंशियल मार्केट इससे शटडाउन हुआ, बिजनेस शटडाउन हुआ। 2021 में मेजर आउटेज हुआ था नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, जिसमें 4 घंटे के लिए ट्रेडिंग जो थी वो हॉल्ट कर दी गई थी, बंद कर दी गई थी। हेल्थ केयर में बात की जाए तो टेलीमेडिसिन सर्विस इससे प्रभावित होती है, क्योंकि डिजिटल हेल्थ का भी सिस्टम चला है ना आजकल, आप ऑनलाइन कंसल्ट कर सकते हैं डॉक्टर से। फिर डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड को आप एक्सेस नहीं कर सकते। 2017 में वानाक्राई नाम का एक रैंसमवेयर अटैक हुआ था हॉस्पिटल ऑफ यूके में। वहां इसके कारण, अटैक के कारण 19,000 के आसपास अपॉइंटमेंट कैंसिल करनी पड़ी। गवर्नमेंट ऑफ सिक्योरिटी में देखा जाए तो 2020 की साइबर सिक्योरिटी ब्रीच हुई थी, कहाँ पे? पुद्दनकुनम न्यूक्लियर पावर प्लांट में। अदर्स में देखें तो कम्युनिकेशन इससे ब्रेकडाउन होती है, ऐसा अगर आउटेज आता है। एनर्जी सेक्टर डिसरप्ट हो जाता है। क्या क्या वल्नरेबिलिटी है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर? सबसे पहले तो इम्पोर्टेड जो हार्डवेयर है उसके ऊपर हमारा रिलायंस बहुत ज्यादा है। सॉफ्टवेयर हमारा इतना स्ट्रांग नहीं है, हमेशा सिक्योरिटी रिस्क रहता है। हमारा डिजिटल फुटप्रिंट जो है वो बहुत ज्यादा है। डिजिटल लिटरेसी लोगों के पास समझ इतनी ज्यादा नहीं है। 38% ही हाउस होल्ड है जो कि डिजिटल तरीके से लिटरेट है इंडिया के अंदर। ये सेंट्रल बोर्ड फॉर वर्कर एजुकेशन की रिपोर्ट है। इसके अलावा रिडंडेंसी जो है वो बहुत लिमिटेड है, मतलब हमारे पास एक एडिक्वेट बैकअप नहीं रहता, जिसकी वजह से हम लोग, अगर ऐसा सिस्टम शट होता है ना, तो हम कुछ कर नहीं पाते हैं, तो सिस्टम और ज्यादा फेल होने के चांसेस पे चला जाता है। इसके अलावा स्टेट स्पॉन्सर्ड साइबर अटैक हो गए, लैक ऑफ रॉबस्ट साइबर साइबर सिक्योरिटी नहीं है, ये भी एक वल्नरेबिलिटी है। मेजर क्या लिए जा सकते हैं? सबसे पहले तो इंस्टीट्यूशनल लेवल पे हमारे पास नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर है, डिफेंस साइबर एजेंसी है, सर्ट इन है। लीगल लेवल पे डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है। पॉलिसी में देखा जाए तो नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी है 2013 में। अब बात करेंगे अर्बन नक्सलिज्म की। रिसेंटली स्टेट गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने एक बिल इंट्रोड्यूस किया, महाराष्ट्र स्पेशल पब्लिक सिक्योरिटी बिल 2024 का। इसका मेन पर्पज था अर्बन एरियाज के अंदर जो भी नक्सलाइट एक्टिविटी हो रही है उसको रोकना। बिल में लिखा गया है कि जो टारगेट किया गया है वो उन सस्पेक्ट को किया गया है इसके अंदर जो कि डिसओबीडियंस क्रिएट करते हैं लॉ के खिलाफ। और यहाँ ये लिखा गया है कि ऑर्गेनाइजेशन को अनलॉफुल डिक्लेयर किया जा सकता है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को पावर दी गई है कि वो ऐसी परमिशन दे सकते हैं प्रोसिक्यूशन की, अगर कोई अनलॉफुल एक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दिखती है। करंटली जो ऑर्गेनाइजेशन अनलॉफुल डिक्लेयर की जाती है वो अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट के अंदर की जाती है, और जो प्रोसिक्यूशन किया जाता है वो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के अप्रूवल से किया जाता है। लेकिन अब ये सिक्योरिटी बिल आ जाएगा। अर्बन नक्सलिज्म का मतलब क्या हो? नक्सलिज्म को हम लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म भी कहते हैं, मतलब एक एक्सट्रीम काइंड ऑफ आइडियोलॉजी होना जिसमें आप डेमोक्रेसी में बिलीव नहीं करते, डेमोक्रेटिक के प्रोसेस को नहीं मानते, और आप चाहते हो कि स्टेट की जो गवर्नमेंट है ना उसको आप थ्रो कर दोगे और वायलेंट मीन्स के थ्रू करोगे, मतलब वायलेंस के थ्रू स्टेट को उसकी गद्दी से हटाना, स्टेट के लोगों को हटा देना जो पावर में है। और इंडिया के अंदर ये जो मूवमेंट है ये 1967 में अपराइज हुआ था नक्सलबारी एरिया में जो वेस्ट बंगाल के अंदर है, इसीलिए इसको नक्सलाइट मूवमेंट भी कहते हैं। ऑल्दो इसका कोई स्टैंडर्ड डेफिनेशन नहीं है अर्बन नक्सलिज्म का। कहा बस ये जाता है कि नक्सलाइट जो है उनका जहाँ पे प्रेजेंस होता है अर्बन एरियाज के अंदर, और वहां पे हम बोलते हैं कि ये मूवमेंट चल रहा है। नक्सलाइट एक्टिविटी जो है अर्बन एरियाज के अंदर, इसका मतलब ये हुआ कि वहां पे ना सेफ हाउस होते हैं लीडर्स के लिए, कैडर्स के लिए, जहाँ पे ये फैल रहा होता है। इनको लॉजिस्टिक सपोर्ट मिलता है, ये मोबिलाइज करते हैं वहाँ के यंगस्टर्स को, स्टूडेंट्स को, कि वो भी इनको ज्वाइन करें। तो ये सारी एक्टिविटीज नक्सलाइट एक्टिविटीज अर्बन एरिया में इस तरीके से वर्क करती है, मतलब अपने, आप बोल सकते हैं दायरे में यंगस्टर्स को लेना, अपने प्रभाव के अंदर लेना, ताकि वो भी स्टेट के खिलाफ हो जाए और बोले कि स्टेट की गवर्नमेंट को ओवरथ्रो कर दो, यहाँ से हटा दो। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने कोई भी फ्रेज अर्बन नक्सल का भी यूज नहीं किया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की नेशनल पॉलिसी एंड एक्शन प्लान जो है वो लेफ्ट विंग टेररिज्म को एड्रेस करते हैं किसी भी मैनिफेस्टेशन या किसी भी फॉर्म में, इंक्लूडिंग इन द अर्बन एरियाज। अब बात करेंगे सेबेक्स 2 न्यू एक्सप्लोसिव फॉर्मेशन के बारे में। इंडियन नेवी ने न्यू एक्सप्लोसिव जो है उसका नाम रखा है सेबेक्स 2। इसको इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड ने डेवलप किया है जो सोलर इंडस्ट्री की सब्सिडायरी है। ये मेक इन इंडिया का इनिशिएटिव है। ये सेबेक्स 2 क्या है? एक कटिंग एज एक्सप्लोसिव फॉर्मेशन है। दरअसल ये एक मोस्ट पोटेंशियल, हाई पोटेंशियल वाला नॉन न्यूक्लियर एक्सप्लोजिव है जो ग्लोबली यूज होता है। जो नई फॉर्मेशन है सेबेक्स 2 की, वो टेस्ट की गई है डिफेंस एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम के अंदर। ये स्कीम नेवी की है। रिपोर्ट के हिसाब से इंडियन नेवी ने सिटबेक्स 1 जो है और साइमेक्स 4 इसको भी सर्टिफिकेट दिया है। जो आपका सिटबेक्स 1 है ये एक थर्मोबेरिक एक्सप्लोजिव है। अब बात करेंगे सेबेक्स 2, 1 और साइमेक्स 4 के बारे में। देखिए जो आपका सेबेक्स 2 है ये हाई मेल्टिंग एक्सप्लोजिव है और ये अप्रोक्सीमेटली 2.01 टाइम्स है किससे? स्टैंडर्ड जो हम टीएनटी यूज करते हैं, यानी कि ट्राई
नाइट्रोटोलिन जो यूज करते हैं उसके लेथेलिटी के हिसाब से, मतलब वो जितना नुकसान पहुंचा सकता है सेबेक्स उससे 2 गुना ज्यादा है। तो आपका टीएनटी क्या है, एक एक्सप्लोजिव है जो मिलिट्री के बॉम्ब्स में, शेल में, ग्रेनेड में यूज किया जाता है। इवन इसको अंडर वाटर ब्लास्टिंग में और इंडस्ट्री में भी यूज करते हैं। कन्वेंशनल एक्सप्लोजिव जैसे आपका डेंटेक्स हो गया, टॉर्पेक्स हो गया, इनको हम कन्वेंशनल वॉरहेड में, एरियल बॉम्ब्स में यूज करते हैं और वेरियस टाइप ऑफ एमिनेशन में यूज करते हैं। और इनका जो टीएनटी होता है वो 1.25 और 1.3 होता है। सिडबिक्स 1 की बात करेंगे, जो एक थर्मोबैरिक एक्सप्लोजिव है, इससे बहुत जो ब्लास्ट जनरेट होता है वो एक्सटेंडेड होता है, उसकी हीट बहुत हाई होती है और एनिमी के बंकर्स को जब डिस्ट्रॉय करना होता है, टनल्स को, उसमें ये यूज किया जाता है। थर्मोबैरिक एक्सप्लोजिव कॉम्पोजिशन जो है, इसमें फ्यूल जो है वो बहुत रिच फॉर्मुलेशन का हाई टेम्परेचर पे सस्टेन करके यूज किया जाता है लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए। अब हम बात करेंगे सिमेक्स 4 की। ये एक म्यूनिशन है जो सेफ है स्टैंडर्ड एक्सप्लोजिव के कंपेरिजन में। जब बात आती है स्टोरेज की, ट्रांसपोर्टेशन की और हैंडलिंग की, इसमें एक्सीडेंट कम होते हैं जब इसको सेव किया जाता है या यूज किया जाता है ट्रांसपोर्टेशन में। अब बात करेंगे रुद्रम की, रुद्रम 1 की। इंडिया ने सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया है अपनी पहले इंडिजिनस एंटी रेडिएशन मिसाइल को, रुद्रम 1। ये एयर टू सरफेस मिसाइल है और डीआरडीओ ने और इंडियन एयरफोर्स ने मिलकर डेवलप की है। लॉन्च प्लेटफॉर्म इसका कौन सा है, इसको सुखोई 30 MK1 फाइटर जेट से लॉन्च किया गया है। और ये इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम है, इसके अंदर जीपीएस नेविगेशन और पैसिव होमिंग हेड है फाइनल अटैक के लिए, जहां से ये अटैक करेगी। और इसको इसी के थ्रू, हेड के थ्रू ही परमिशन मिलती है कि एक्यूरेट तरीके से जो रेडिएशन एमिट करने वाला टारगेट है उस पे जाके बजेगी और उसको खत्म कर देगी। रेंज की बात की जाए तो इसकी हाइट रेंज जो है वो 500 मीटर से 15 किलोमीटर तक है। जो भी टारगेट रेडिएशन को एमिट कर रहा होगा 250 किलोमीटर के दायरे में, ये उसको जाके हिट करेगी। सिग्निफिकेंस क्या होगा, इंडियन एयरफोर्स जो है वो दरअसल एनिमी अफेयर जो मतलब इंडियन एयरफोर्स जो है वो इससे सुप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस ऑपरेशंस को और मजबूत कर सकती है। मतलब एनिमी के एयर डिफेंस को एक तरीके से दबा देना, ये इसके थ्रू हो सकता है। और एनिमी की टेरिटरी में घुस के भी अटैक किया जा सकता है। जोरावर टैंक की बात करेंगे, देखिए डीआरडीओ ने एक प्रोटोटाइप बनाया है कंट्री के इंडिजिनस लाइट जोरावर टैंक का। दरअसल ये डीआरडीओ और प्राइवेट सेक्टर फर्म एलएनटी के द्वारा बनाया गया है। इसको जनरल जोरावर सिंह के नाम पे रखा गया है, जिन्होंने तिब्बत के अंदर बहुत सारी विक्ट्रीज हासिल की थी। फीचर क्या है इसके, इसमें एडवांस टेक्नोलॉजी जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, टैक्टिकल सर्विलेंस का यूज किया गया है। रैपिड डिप्लॉयमेंट के लिए इसको डिजाइन किया गया है। ये थोड़ा मैन्यूवर है, मतलब इसमें माउंटेनियस रीजन में भी इसको लेके जाया जा सकता है, मैन्युअली ऑपरेट भी किया जा सकता है। रेगुलर टैंक के कंपैरिजन में इसकी फायर पावर अगर देखी जाए तो सेम है, लेकिन मोबिलिटी बहुत ज्यादा है। सिचुएशनल अवेयरनेस इस टैंक के अंदर बहुत ज्यादा है। टैंक जो है वो एम्फीबियस है, वर्सेटाइल है, रिवर के रीजन में भी ऑपरेट कर सकता है। एक्सरसाइजेस की बात करेंगे जो न्यूज में थी, सबसे पहले नोमैडिक एलिफेंट। ये एक ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है जो इंडिया और मंगोलिया की आर्मीज के बीच में होती है। मेघालय के अंदर इसको कंडक्ट किया गया। एक्सरसाइज मैत्री जो है वो आपकी इंडिया थाईलैंड के बीच में, थाईलैंड के अंदर कंडक्ट की गई है, मिलिट्री एक्सरसाइज है। रिम्पैक एक्सरसाइज की बात करें तो ओपनिंग सेरेमनी इसकी जो है वो हाल फिलहाल में हवाई में, यूएसए में कंडक्ट हुई। ये 29th एडिशन था इसका। इसका फुल फॉर्म है रिम ऑफ द पैसिफिक एक्सरसाइज। ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट इंटरनेशनल मल्टीलेटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज है। इंडिया ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए, इंटरऑपरेबिलिटी के लिए इंडो पैसिफिक रीजन में इस एक्सरसाइज को किया जाता है। एक्सरसाइज फ्रीडम एज साउथ कोरिया, यूएसए और जापान ने मिलकर की है। ये ट्राइलेटरल है और ध्यान रखेंगे ये साउथ कोरिया के सदर्न आइलैंड ऑफ जेजू में हुई है। फिर एक्सरसाइज पिच ब्लैक, इसमें इंडियन एयरफोर्स ने पार्टिसिपेट किया ऑस्ट्रेलिया के अंदर। ये हर 2 साल में होती है, मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज सागर कवच जो है ये कोस्टल सिक्योरिटी एक्सरसाइज है, आंध्र प्रदेश के आसपास में हुई है। इसमें इंडियन नेवी, कोस्ट गार्ड, मेरीन पुलिस, फिशरी सब ने पार्टिसिपेट किया। देखिए एक्सरसाइज के ऊपर भी जो क्वेश्चन था वो 2 स्टेटमेंट या 3 स्टेटमेंट आया था इस बार के प्रीलिम्स में, तो एक्सरसाइज को भी अच्छे से ध्यान रखना है। अब हम आगे बात करेंगे इन्वायरमेंट के पार्ट की। सबसे पहली न्यूज है हाई सीज ट्रीटी के बारे में। यूनियन कैबिनेट ने इंडिया को हाल फिलहाल अप्रूवल दिया है कि इंडिया बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल ज्यूरिसडिक्शन अग्रीमेंट साइन कर सकता है। इस अग्रीमेंट को हाई सीज ट्रीटी के नाम से भी जाना जा रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस जो है वो इसको इंप्लीमेंट करेगी। हाई सीज की बात करते हैं, ये वो एरिया है जो किसी भी कंट्री की नेशनल ज्यूरिसडिक्शन से बाहर चला जाता है। टिपिकली किसी भी कंट्री की नेशनल ज्यूरिसडिक्शन जो है वो 200 नॉटिकल माइल यानी 370 किलोमीटर तक जाती है उसकी कोस्ट लाइन से। इंडिया की कोस्ट लाइन से 370 किलोमीटर तक या 200 नॉटिकल माइल तक इंडिया का जो है वो नेशनल जुरिस्डिक्शन रहेगा। और इस एरिया को 200 नॉटिकल माइल तक के एरिया को जहां तक एक्सटेंशन जाता है इसको कहते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। और ग्लोबल कॉमन क्या है, हाई सी। मतलब आप बोलिए कि ग्लोबल कॉमन जो है वो हाई सी का ही पार्ट है, यानी कि 200 नॉटिकल माइल के बाद का जो हिस्सा होगा वो हाई सी के अंदर आ जाएगा। हाई सी जो है ग्लोबल कॉमन के अंदर 64% कॉन्ट्रीब्यूट करता है और इसमें ओशियन एरिया बहुत सारा आता है। ये एक कंट्री को बिलोंग नहीं करते, हर एक कंट्री का यहाँ पे इक्वल राइट होता है। जो हाई सी में ग्लोबल कॉमन का एरिया होता है, चाहे कोई नेविगेशन कर रहा हो, ओवरफ्लाइट कर रहा हो, इकोनॉमिक एक्टिविटी करनी हो, साइंटिफिक रिसर्च करना हो, सब मिलके करते हैं, सबके लिए बराबर अधिकार होते हैं, चाहे अंडर सी की केबल क्यों ना डालनी हो। बीबीएनजी का अग्रीमेंट क्या है, देखिए इसका जो नाम है
इसका नाम पहले था अग्रीमेंट ऑन कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ मैरीन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी ऑफ एरिया बियॉन्ड नेशनल जुरिस्डिक्शन, ठीक है। और ये यूनाइटेड नेशन के कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी के अंदर आता है, जो कि एक इंटरनेशनल ट्रीटी है। बीबीएनजी अग्रीमेंट जो है ये दरअसल थर्ड इंप्लीमेंटेशन अग्रीमेंट होगा इस कन्वेंशन के अंदर, यूएन कन्वेंशन के अंदर। और जब ये इन्फोर्स हो जाएगा तो ये इंप्लीमेंटेशन जो ऑलरेडी इंप्लीमेंट होने वाले अग्रीमेंट है उनका एक सिस्टर अग्रीमेंट बन जाएगा। पहले कौन कौन से इंप्लीमेंट हो रहे हैं, जैसे 94 के अंदर पार्ट 11 इंप्लीमेंटेशन अग्रीमेंट है, जो किसकी बात करता है कि इंटरनेशनल जो सी बेड के समुद्री एरिया है वहां पे मिनरल रिसोर्सेज को कैसे एक्सट्रैक्ट करना है, एक्सप्लोरेशन कैसे करना है। 1995 का यूनाइटेड नेशन फिश स्टॉक अग्रीमेंट बात करता है कि फिशिंग का जो स्टॉक है माइग्रेटरी फिशेज का समुद्र के अंदर उसको कैसे कंजर्व रखना है। एडॉप्शन की बात भी इसमें की गई है, जैसे कि अग्रीमेंट को 2023 में अडॉप्ट किया गया है और ये सिग्नेचर के लिए 2 साल के लिए ओपन रखा गया है। ये एक इंटरनेशनली लीगल बाइंडिंग ट्रीटी है। ये 120 दिन के लिए मतलब एक तरीके से फोर्स में आएगी और 60 कंट्री जब इसको रेटिफाई कर देंगे तब ये इंप्लीमेंट होनी शुरू हो जाएगी। जून 2024 तक अगर देखा जाए तो 91 कंट्रीज को साइन कर चुके हैं, 8 पार्टीज रेटिफाई कर चुके हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका मेन पर्पस है मैरीन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को कंजर्व करना, सस्टेनेबल तरीके से यूज करना। कहाँ पे यूज करना, हाई सीज के एरिया में या उस एरिया में जिसको हम बोलते हैं बियॉन्ड नेशनल जुरिस्डिक्शन। प्रेजेंट टाइम के लिए भी लॉन्ग टर्म टाइम के लिए भी कंजर्वेशन करना है। गाइडिंग प्रिंसिपल क्या है एग्रीमेंट के, पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल, जो पॉल्यूट करेगा उसको पेमेंट देनी पड़ेगी। प्रिंसिपल ऑफ कॉमन हेरिटेज ऑफ ह्यूमन काइंड, क्योंकि हाई सीज का एरिया हर एक कंट्री को बिलोंग करता है तो उसको प्रिजर्व रखना। फ्रीडम ऑफ मैरीन साइंटिफिक रिसर्च, मतलब रिसर्च आप कर सकते हो। प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, फेयर और इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट। इसके अलावा आपका प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल, ताकि नुकसान ना हो सके बायोडाइवर्सिटी को हाई सीज के अंदर। इकोसिस्टम अप्रोच बिल्डअप करना। यूज ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज ऑफ इंडिजिनस पीपल, ये भी अप्लाई किया जाएगा। बीबीएनजी एग्रीमेंट के प्रोविजंस की बात करते हैं। स्कोप ऑफ एप्लीकेशन में अगर देखा जाए तो जो भी एरिया बियॉन्ड नेशनल जुरिस्डिक्शन आते हैं ये वहां पे अप्लाई होगा, चाहे वो हाई सी ही क्यों ना हो। लेकिन ये किसी वॉरशिप पे, मिलिट्री एयरक्राफ्ट पे और नेवल की जो ऑक्सिलरी है उस पर अप्लाई नहीं होगा। केवल पार्ट 2 है जो कि मैरीन जेनेटिक रिसोर्सेज के साथ डील करता है, ये गवर्नमेंट के किसी भी वेसल पे अप्लाई होगा इन द नॉन कमर्शियल सर्विसेज। इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट की बात की जाए तो ट्रीटी के अंदर कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी है, जिसमें की जो पार्टीज होंगी ट्रीटी की वो पार्टिसिपेट करेंगी, डिसीजन मेकिंग बॉडी के तौर पे काम करेंगी। लेकिन ये एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट के कुछ मैटर्स पे बात नहीं करेंगी। साइंटिफिक और टेक्निकल बॉडी भी बनाई गई है टेक्निकल एडवाइस के लिए। क्लियरिंग हाउस मैकेनिज्म बनाया गया है सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म के तौर पे, जिसका मेन पर्पस होगा जो भी पार्टीज हैं उनको मतलब इनेबल करना कि वो एक्सेस कर सकते हैं इंफॉर्मेशन को, उसको डिसेमिनेट कर सकते हैं। 4 जो सब्सटेंटिव एलिमेंट है ना इस ट्रीटी के, उसके अंतर्गत सब्जेक्ट मैटर कमेटी भी बनाई गई है जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट के ऊपर काम करेंगी, चाहे वो बेनिफिट शेयरिंग हो, चाहे वो कैपेसिटी बिल्डिंग हो, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी हो, ये सब चीजें। फाइनेंशियल मैकेनिज्म में एक फाइनेंशियल मैकेनिज्म बिल्डअप किया गया है ताकि एडिक्वेट तरीके से फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो है वो दिए जा सके। अब बात करेंगे बीबीएनजी की ट्रीटी के फाइनेंशियल रिसोर्सेज के बारे में। सबसे पहले तो असेस्ड कंट्रीब्यूशन करना, फिर उसके थ्रू फंडिंग जो है बीबीएनजी के इंस्टीट्यूशन को वो प्रोवाइड करना। ये ट्रीटी का फाइनेंशियल मैकेनिज्म है। वॉलंटरी फंड भी होगा जिसमें जो भी रिप्रेजेंटेटिव है डेवलपिंग स्टेट पार्टीज के वो पार्टिसिपेट करेंगे फंड के अंदर। इसके अलावा स्पेशल ट्रस्ट फंड होगा जिसमें मॉनेटरी बेनिफिट शेयरिंग की जाएगी प्लस वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन। और ग्लोबल फैसिलिटी फंड जो है ये ट्रस्ट फंड वो भी बनाया जाएगा। इन सब का काम क्या होगा, कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना, डेवलपिंग स्टेट जो है उनको असिस्ट करना इस ट्रीटी को इम्प्लीमेंट करने के लिए, कंजर्वेशन के ऊपर काम करना, सस्टेनेबल तरीके से प्रोग्राम को अप्लाई करना, इंडिजिनस लोगों की मदद करना, और इसके अलावा कोई भी एक्टिविटी जो है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी की द्वारा डिसाइड की गई उसको इम्प्लीमेंट करना। 4 सब्सटेंटिव एलिमेंट जो है बीबीएनजी ट्रीटी के वो कौन से हैं? सबसे पहले तो मैरीन जेनेटिक रिसोर्सेज, जिसमें फेयर और इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट भी आता है, उसको अप्लाई करना, मतलब इक्वल तरीके से जो बेनिफिट है उसको बांटना। मैरीन जेनेटिक रिसोर्सेज का मतलब क्या हुआ, जो जेनेटिक तरीके से समुद्र या मैरीन एरिया में एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कोई भी मटेरियल, चाहे मैरीन प्लांट है, एनिमल है, माइक्रोबियल एलिमेंट है, ये सब हेरिडिटी तरीके से जो उससे बिलोंग करते हैं ना जगह से, समुद्र के उस एरिया से, वो है मैरीन जेनेटिक रिसोर्सेज। बेनिफिट शेयरिंग का मतलब क्या हुआ कि फेयर तरीके से इक्वल बेनिफिट जो है वो दिए जाएंगे हर एक कंट्री को, जो भी हाई सीज के अंदर से बेनिफिट आएंगे। कोई भी कंसेंसस अभी डिजिटल सीक्वेंस इंफॉर्मेशन के ऊपर नहीं आया है जिसके तहत ये बेनिफिट दिए जाएंगे। प्रेजेंटली इसकी डेफिनेशन जो है वो नैरो से लेकर ब्रॉड है, मतलब कहा जा रहा है कि डीएनए से लेकर आरएनए तक इसकी डेफिनेशन जो है वो वेरी कर रही है कि किस चीज के बेनिफिट दिए जाएंगे। ट्रेडिशनल नॉलेज में अगर देखा जाए तो ये मैकेनिज्म कंसिडर करता है कि जो भी ट्रेडिशनल नॉलेज इंडिजिनस लोगों से, मान के चलिए किसी कोस्ट के आसपास के लोगों से आपने समुद्र के बारे में हासिल करी है, उसको नॉलेज को गेन करने के बाद अगर कोई बेनिफिट हो रहा है तो आपको कम्युनिटी के साथ उस बेनिफिट को शेयर भी करना है और ट्रेडिशनल नॉलेज के लिए लोगों के साथ कोऑपरेट भी करना है। सोवरेन राइट किसी कंट्री के भी नहीं है, मतलब इंडिविजुअल कंट्री का, किसी एक कंट्री का सोवरेन राइट नहीं होगा, सबके बराबर राइट होंगे हर एक कंट्री के। मेजर्स कौन कौन से लिए जाएंगे, जैसे एरिया बेस्ड मैनेजमेंट टूल हो गया, मेरीन प्रोटेक्टेड एरिया बिल्डअप करना, मतलब हर एक
एरिया के हिसाब से, जो हाई सीज के अंदर हर एक एरिया है उसकी कंडीशन के हिसाब से नेटवर्क जो है मेरीन प्रोटेक्टेड एरिया का वो बनाया जाएगा। मेरीन प्रोटेक्टेड एरिया क्या है? ये वो एरिया होंगे जहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज जो भी हैं, ठीक है, उनको प्रोटेक्शन दिया जाएगा हर एक तरीके का, ताकि उनकी बायोडाइवर्सिटी को हार्म ना हो। अभी जो लार्जेस्ट इंटरनेशनल मेरीन प्रोटेक्टेड एरिया है ना, वो एंटार्क्टिका का रॉस सी है, ठीक है, ये वाला समुद्र है, जो किसके द्वारा एस्टेब्लिश किया गया है? कंजर्वेशन ऑफ एंटार्क्टिक मेरीन लिविंग रिसोर्सेज के कमीशन के द्वारा। आगे इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट की बात करें तो इसके लिए फ्रेमवर्क तैयार किया जाएगा ग्लोबल स्टैंडर्ड के हिसाब से, कि आइडेंटिफाई करना उन एरियाज को जहाँ पे इम्पैक्ट असेसमेंट की जरूरत है। फिर इसकी रिक्वायरमेंट के बारे में बात की गई है, और रिपोर्ट कैसे प्रिपेयर की जाएगी उसकी बात की गई है। फिर मैकेनिज्म क्या होगा इसकी बात की गई है इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट का। और फिर उसके हिसाब से फाइनेंसिंग करना रिसर्च प्रोग्राम की। अगर मान के चलिए कहीं इम्पैक्ट असेसमेंट हुआ इन्वायरमेंट का और माना गया कि हाई सीज के अंदर यहाँ पे इन्वायरमेंट खराब है, तो उसके बाद से वहाँ पे उस इन्वायरमेंट को सुधारने के लिए तो काम किया जाएगा ना, वहाँ फाइनेंसिंग की जाएगी, रिसर्च की जाएगी, उसका मैकेनिज्म, इनिशिएटिव लेना उसके बाद से कि उस एरिया को कैसे इंप्रूव किया जा सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें, जैसे कि मैरीन साइंटिफिक रिसर्च वहाँ पे स्टेब्लिश करना, वहाँ के रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को मजबूत करना। सिग्निफिकेंस क्या है इस एग्रीमेंट का? ये देखिए, इससे बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन तो होगा ही, बायोडाइवर्सिटी लॉस नहीं होगा, पॉल्यूशन नहीं होगा। यूएन के एस्टिमेट के हिसाब से 17 मिलियन टन प्लास्टिक जो है वो ओशियंस के अंदर 2021 में डंप किया गया था। अगर हम इसको नहीं रोकेंगे, ऐसी ट्रीटी नहीं लेके आएंगे, तो हाई सीज के अंदर हमेशा ही पॉल्यूशन रहेगा। क्लाइमेट चेंज इससे जो है वो कम किया जा सकता है, मैरीन इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उसकी गर्मी वार्मिंग रोक सकते हैं, जो ओशियन का डीऑक्सीजनेशन हो रहा है, मतलब ऑक्सीजन जो उसमें कम हो रही है उसको रोक सकते हैं, ओशियन के एसिडिफिकेशन को रोक सकते हैं। इक्विटेबल तरीके से इकोनॉमिक ऑर्डर बिल्डअप किया जा सकता है। जो भी अग्रीमेंट है उसको जरूरी है, ये मतलब अग्रीमेंट के अंदर ये रियलाइजेशन बहुत जरूरी है कि जो भी आपका इंटरनेशनल लेवल पे एक रिसोर्स है, चाहे वो हाई सीज ही है, वहां से इक्वल तरीके का एक इकोनॉमिक आप ऑर्डर बिल्डअप कर सकते हैं, जिसमें सबके इंटरेस्ट को आपको सर्व करना होगा, केवल डेवलप्ड कंट्री के इंटरेस्ट को सर्व नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो चाहे डेवलपिंग स्टेट की नीड हो, चाहे लैंड ब्लॉक स्टेट हो, चाहे कोस्टल स्टेट हो, सबकी नीड्स को टेक केयर करना पड़ेगा। इंडिया के लिए क्या सिग्निफिकेंस है? स्ट्रेटेजिक तरीके से एक्सपेंशन होगा इससे, मतलब बीबीएनजी एग्रीमेंट जो है वो इंडिया को एक तरीके से सपोर्ट कर रहा है कि इंडिया अपने एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के बाहर जाकर भी अपनी प्रेजेंस को फील कर सकता है, जो एक प्रॉमिसिंग है। रिसोर्स का बेनिफिट रहेगा ही, क्योंकि जो मॉनेटरी बेनिफिट मिल रहे हैं वो तो अलग है। इंडिया मैरीन कंजर्वेशन के एफर्ट को भी इससे मजबूत कर सकता है, साइंटिफिक रिसर्च के नए अवेन्यू खुलेंगे, क्योंकि हर एक कंट्री का पार्टिसिपेशन रहेगा हाई सीज में, तो इंडिया का भी रहेगा ना। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में मदद मिलेगी। ट्रेडिशनल नॉलेज का इंडिया अपना प्रमोशन कर सकता है, क्योंकि इंडिया के अंदर ऐसे बहुत से ट्राइब्स हैं जिसको समुद्र के बारे में बहुत सारी नॉलेज है, बहुत सारी चीजें हैं उनके पास, है ना। तो इससे ना ग्लोबल लेवल पे हाई सीज के अंदर जो भी एफर्ट्स हम कर रहे हैं मैरीन कंजर्वेशन को लेकर, इंडिया उसमें कॉम्प्लीमेंट्री रोल प्ले कर सकता है विद द हेल्प ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज। कंक्लूजन क्या हो सकता है? देखिए, सबसे पहले तो जो आपका वास्ट ओशनिक रैम है, इसमें बीबीएनजी अग्रीमेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था, जो काफी समय पहले हो जाना चाहिए था। जो हमारा 13 to 30 का टारगेट है, मतलब हम 30% तक मैरीन इकोसिस्टम को 2030 तक प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, अच्छे से कंजर्व करना चाहते हैं, ये उसमें कॉन्ट्रीब्यूट करेगा। अब बात करेंगे यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी की। ये कॉम्प्रिहेंसिव इंटरनेशनल लॉ है जिसका मेन पर्पस है समुद्र और ओशियन को कैसे यूज करना है, उसके लिए एक लेजिटिमेट फ्रेमवर्क तैयार करना। इसको 1982 में बनाया गया था, 1994 में इम्प्लीमेंट हो गया। अभी तक इन्होंने ऑलमोस्ट यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस हासिल किया है। इसकी 170 स्टेट पार्टी है, इंडिया भी इसका मेंबर है, और इनको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ओशंस भी कहा जाता है। प्रोविजन की बात की जाए तो नेशंस के अलग 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 जो देश है ना, उनके राइट्स और ड्यूटीज की बात करता है। समुद्र के अंदर जो भी इशू होता है ना देशों के बीच में समुद्र के अंदर, चाहे वो सोवरेंटी का इशू हो, चाहे उनके जहाज को पैसेज देने का इशू हो, ये सब उसको एड्रेस करता है। इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी है इसके अंदर, जो कि बात करती है कि आप समुद्र के अंदर अगर आपका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन भी है, वहां पे भी आप कैसे माइनिंग करोगे, कितनी माइनिंग करोगे, उसको रेगुलेट करना इसकी जिम्मेदारी है। ये टेरिटोरियल डिमार्केशन भी करता है, मतलब ये डिफरेंट एरियाज जो है समुद्र के अंदर उनको बांटता है। जैसे कि टेरिटोरियल सी जो है, इसकी भाषा इसने क्या दी है, जैसे मान के चलिए ये है किसी भी देश का कोस्टल रीजन, मतलब कोस्ट का एरिया, ठीक है। तो कोस्ट के एरिया से लेकर 12 नॉटिकल माइल, मतलब शोर या कोस्टल एरिया से लेकर 12 नॉटिकल माइल तक जब आप जाएंगे तो वो होगा टेरिटोरियल सी। और यहाँ पे किसी भी राज्य के पास, देश कह रही हूँ, स्टेट मतलब देश ही हो गया यहाँ पे, उसकी पूरी सोवरेंटी रहेगी। वो देश जो चाहे ना इस टेरिटोरियल सी के अंदर कर सकता है। तो स्केल ऑफ राइट क्या हो गया? सोवरेन टेरिटरी। उसके बाद है कंटीजियस जोन। ये कहाँ से एक्सटेंड करता है? ये 24 नॉटिकल माइल तक एक्सटेंड करता है। ये एक बफर जोन होता है जहाँ पे जो कोस्टल स्टेट है वो उसकी कुछ लिमिटेड इन्फोर्समेंट होती है, और ये पूरे तरीके से सोवरेन राइट नहीं होते, ऐसा समझिए। क्योंकि कॉन्टिनेंटल शेल्फ तक जो है वो सोवरेन राइट रहते हैं, लेकिन कुछ लिमिटेशन भी रहती हैं। जो आपका कंटीजियस जोन है वहां तक कुछ लिमिटेशन भी रहती हैं। उसके बाद यहाँ पे 200 नॉटिकल माइल तक जब आप चले जाएंगे तो ये पूरा हो गया आपका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ठीक है। यहाँ पे भी लिमिटेशन रहती हैं, और फिर होगी आपकी कॉन्टिनेंटल शेल्फ ऑलमोस्ट जो है वो खत्म।
और ये एरिया आ गया इस तरीके से हाई सी का, एक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के बाद 200 नॉटिकल माइल के बाद से हो गया हाई सी का एरिया। यहाँ पे कॉन्टिनेंटल शेल्फ तक सोवरन राइट रहते हैं। उसके बाद से यहाँ तक कॉन्टिनेंटल शेल्फ जा रही है ना हाई सी के अंदर, वहां तक तो सोवरन राइट रहेंगे। लेकिन उसके बाद के एरिया से जहां कॉन्टिनेंटल शेल्फ खत्म हुई, जैसे कि यहाँ से घूम के वहां के बाद से कोई नेशनल राइट नहीं रहता हाई सीज के अंदर। तो यहाँ देखिएगा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन 200 नॉटिकल माइल तक जाता है। कोस्टल स्टेट की पूरे तरीके से सोवरेंटी नहीं होती, कुछ लिमिटेशन होती हैं, जैसे मैरीन सोर्सेज के ऊपर क्या हक रहेगा, मैनेजमेंट कैसे करेंगे रिसोर्सेज को। हाई सी वो एरिया है जो कि बाकी कंट्रीज के हद से बाहर है, मतलब उस पे सब कंट्री का हक है, किसी पर्टिकुलर स्टेट की जुरिस्डिक्शन में वो नहीं आता है। सी बेड जोनिंग सिस्टम की बात करें तो सी बेड के लिए, समुद्र के लिए, सब सॉइल और रिसोर्सेज के लिए भी एक कैटेगराइजेशन किया गया है। क्या कैटेगराइजेशन है कि कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो है वहां तक क्या है, स्टेट के टेरिटोरियल राइट रहेंगे, स्टेट के पास ऑथेंटिसिटी के राइट रहेंगे। और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोरिया इकोनॉमिक जोन जो है ये एक नेचुरली कंटीजियस जोन माना जाएगा, और जहां कॉन्टिनेंटल शेल्फ खत्म होती है वहां तक सोवरेन राइट माने जाएंगे, एक्सप्लोरेशन के भी और रिसोर्सेज के एक्सप्लॉयटेशन के भी। एरिया की बात की जाए तो एक कॉमन हेरिटेज माना जाएगा इसके अंदर, जहां पे हर एक कंट्री का, ह्यूमन काइंड का पूरा का एक स्कोप रहेगा। अब देखिए यहाँ दो कैटेगराइजेशन हुआ। सबसे पहले कैटेगराइजेशन टेरिटोरियल सी जो 12 नॉटिकल माइल तक है, फिर कंटीजियस जोन 24 नॉटिकल माइल तक, लास्ट में एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन 200 नॉटिकल माइल तक। 200 नॉटिकल माइल के बाद से आ गया हाई सी का एरिया, जहां पे किसी एक कंट्री का हक नहीं है, ठीक है। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन तक कंट्री का हक है। दूसरी कैटेगराइजेशन में क्या है कि कंट्री जहां से शुरू हुआ उसका कोस्ट, वहां से कंट्री का कॉन्टिनेंटल शेल्फ कहाँ तक जाता है, जहां तक कॉन्टिनेंटल शेल्फ जाएगा वहां तक कंट्री का सोवरेन राइट रहेगा। उसके बाद के एरिया को द एरिया कह के संबोधित किया जाएगा, जहां पे कोई भी नेशनल राइट नहीं होंगे। तो दो कैटेगराइजेशन है, एक में हाई सीज है, एक में टर्म द एरिया है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब बात करेंगे अर्बन डेवलपमेंट और डिजास्टर रेजिलियंस के बारे में। देखिए वेरियस डिजास्टर मानसून के सीजन में खास करके इनकी फ्रिक्वेंसी बहुत ज्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से इंडियन सिटीज उसको कैसे डील करते हैं, उसका बहुत अनप्रिपेयर्डनेस जो है वो हमें दिखता है जब इंडियन सिटीज उसको हैंडल नहीं कर पाते हैं। इंडियन सिटीज की वल्नरेबिलिटी की बात करते हैं। देखिए पॉपुलेशन सेंटर में इंडिया का 30% जो पॉपुलेशन है वो अभी सिटीज के अंदर रहता है, 2030 तक जी 40% हो जाएगा। तो पॉपुलेशन डेफिनेटली अगर बढ़ेगा तो डेंसिटी बढ़ेगी, अर्बन एरियाज में रिस्क बढ़ेंगे। अनप्लैंड अर्बनाइजेशन एक मेजर रीजन है, क्योंकि इंडिया के अंदर जो अर्बनाइजेशन है वो प्लानिंग के तरीके से नहीं हुआ था, तो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, रिसोर्स डिग्रेडेशन होता आ रहा है। एक पेपर आया था नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स के अंडर, जिसमें बोला गया चेन्नई, कोलकाता, मुंबई जैसे जो एरियाज हैं वहां पे जो मैक्सिमम थ्रेश होल्ड है वो पॉपुलेशन का पहुंच चुका है, और उसके बाद से वहां पे एनवायरमेंट हमेशा डिग्रेड ही होगा। ये 2014 से पहले का पेपर है। क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं। क्लाइमेट चेंज जो है वो और ज्यादा स्ट्रेस डाल रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, क्योंकि जो फ्रिक्वेंसी है क्लाइमेट इंसिडेंट की वो बढ़ रही है शहरों के अंदर, चाहे वो हीट वेव हो, चाहे शहरों में फ्लड आना हो, चाहे साइक्लोन्स हो। अगस्त 2023 में जो आपका टोरेंशियल रेन हुआ था शिमला के अंदर और सोलन डिस्ट्रिक्ट में हिमाचल प्रदेश के अंदर, वहां पे बहुत सारे उसके कारण लैंडस्लाइड आए, बहुत सारे फ्लैश फ्लड आए, क्लाउड बस्ट हुआ और लोगों की लाइफ डिस्टर्ब हुई। वल्नरेबिलिटी भी बहुत एग्जिस्ट करती है, जैसे बहुत वल्नरेबिलिटी अभी अर्बन एरिया में है, चाहे वो अर्बन पॉवर्टी हो, शहरी गरीबी, अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट हो, और अर्बन एम्प्लॉयमेंट हो इनफॉर्मल सेक्टर में जो कि इतना सिक्योर सेक्टर नहीं है, सोशल इनक्वालिटी क्यों ना हो। अब डिजास्टर रेजिलियंट सिटी कौन सा होता है? देखिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट के हिसाब से डिजास्टर रेजिलियंट सिटी जो है ये वो होगा जहाँ पे सेंसिबल बिल्डिंग कोड यूज किए गए होंगे, इनफॉर्मल सेटलमेंट से बहुत दूर होगा ये, ठीक है। मतलब ये वल्नरेबल एरिया में नहीं बनाया गया होगा, किसी स्टीप स्लोप पे, पहाड़ी के स्टीप स्लोप पे घर नहीं बनाएंगे ना आप, क्योंकि कोई भी अगर रेनफॉल आएगा, फ्लड आएगा तो ये तो घर बर्बाद हो जाएगा, लैंडस्लाइड से गिर जाएगा। तो वल्नरेबल एरिया को इग्नोर किया गया होगा, ठीक है। ये एक इंक्लूसिव लोकल गवर्नमेंट के अंदर आता होगा, अकाउंटेबल लोकल गवर्नमेंट होगी, सस्टेनेबल अर्बनाइजेशन होगा, मतलब इससे एनवायरमेंट को नुकसान नहीं होगा। ये शेयर्ड और लोकल इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे बनाया गया होगा, जहाँ पे हैजर्ड रिस्क को कैसे हैंडल करना है सबका ध्यान रखा गया होगा। यहाँ पे लोग एम्पावर्ड होंगे जो कि पार्टिसिपेट कर सकेंगे सिटी की प्लानिंग में, लोकल अथॉरिटी के साथ बात कर सकेंगे, और उनको अच्छा खासा नॉलेज होगा, उनके पास रिसोर्सेज भी होंगे। इसके अलावा यहाँ पे डिजास्टर को कैसे हैंडल करना है, उसको पहले से भांप लेना है, ये सारी चीजों का ध्यान रखा जाएगा। मॉनिटरिंग की जाएगी, अर्ली वार्निंग की जाएगी, इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करने के टेक्नोलॉजी का यूज किया जाएगा। फिर ये जो आपका एरिया होगा, मतलब रेजिलियंट सिटी जो होगा, ये रिकवर स्ट्रेटेजीज के ऊपर काम करता होगा, जहाँ पे बेसिक सर्विसेज को तुरंत रिस्टोर कर दिया जाएगा अगर किसी भी तरीके का बाई चांस कोई दिक्कत आता भी है उसके बाद से, ठीक है। इनिशिएटिव या मैकेनिज्म कौन कौन से हैं अर्बन डिजास्टर रेजिलियंस को बिल्डअप करने के? सबसे पहले तो गवर्नेंस के अंडर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट जो हो गया उसको
इंप्लीमेंट करना जरूरी है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्सेज, इनको पावर देना जरूरी है ज़्यादा। नेशनल पॉलिसी ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट 2009 में आई थी, जिसमें बोला गया था कि डिजास्टर रेजिलिएंट इंडिया जो है, अगर हमें वो बनाना है तो उसके लिए हमें टेक्नोलॉजी लेके आनी पड़ेगी, प्रोएक्टिव होना पड़ेगा, हॉलिस्टिक अप्रोच लानी पड़ेगी। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान 2016 में आया। गवर्नमेंट ने बात की, मतलब इसमें बात की गवर्नमेंट ने किस तरीके से डिजास्टर मैनेजमेंट के साइकिल को हर एक फेज में हमें वो करना है, टेक केयर करना है जब भी शहरों का या किसी जगह का निर्माण किया जाएगा। अर्बन लोकल गवर्नमेंट एक रोल प्ले कर सकते हैं बिल्डिंग को और ज्यादा रिजिलियंट और मजबूत बनाने को लेके, ताकि क्लाइमेट चेंज का और डिजास्टर का उस पर इफेक्ट ना हो पाए। इसमें क्या कर सकते हैं, बिल्डिंग के कोड को अच्छे से इन्फोर्स करवाना, लैंड यूज को रेगुलेट करवाना, अर्बन प्लानिंग करना, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का ध्यान रखना, फायर प्रोटेक्शन के सिस्टम को देना, हेल्थ केयर इमरजेंसी का प्रावधान देना। गवर्नमेंट की स्कीम भी इंप्लीमेंट हो सकती है, जैसे कि आपका अमृत मिशन, अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, स्मार्ट सिटी मिशन हो गया, जिसमें सिटीज को स्मार्ट, सस्टेनेबल, इंक्लूसिव बनाया जाएगा। क्लाइमेट स्मार्ट सिटी असेसमेंट फ्रेमवर्क तैयार किया जा सकता है, जिसमें 5 कैटेगरी पे किसी भी जगह को असेस किया जाएगा, जैसे वहाँ पे अर्बन प्लानिंग कैसी है, वहाँ पे हरियाली कितनी है, बायोडाइवर्सिटी कितनी है, एनर्जी कैसी है, ग्रीन बिल्डिंग है कि नहीं। ग्रीन बिल्डिंग का मतलब हरी बिल्डिंग नहीं, मतलब जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली बिल्डिंग हो, जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी इन्वायरमेंट फ्रेंडली तरीके से यूज होती हो, रिसोर्सेज अच्छे से यूज होते हो, मोबिलिटी कैसी है बिल्डिंग के अंदर, एयर क्वालिटी कैसी है, वाटर मैनेजमेंट कैसा है, वेस्ट मैनेजमेंट कैसा है। यूनियन बजट 2024-25 का अगर देखा जाए तो बजट में भी प्रपोज किया गया था कि शहरों के अंदर इलेक्ट्रिक बस सिस्टम जो है वो लाया जाएगा। 1300 करोड़ रुपए इसके लिए लॉन्च किए गए। ई बसेस जो है वो दरअसल इको फ्रेंडली होती है, लेकिन मेन चैलेंज क्या है, इसका कॉस्ट बहुत हाई है, लेकिन बजट सपोर्ट जो है वो देना ही पड़ेगा। चैलेंजेस क्या है, डिजास्टर रेजिलियंट सिटी को अगर बनाना हो, सबसे पहले तो प्लानिंग नहीं है। नीति आयोग के हिसाब से 65% इंडियन सिटी जो है उनके पास कोई मास्टर प्लान ही नहीं है। सिटी मास्टर प्लान सफिशिएंट नहीं है, अगर है तो, कि कैसे क्लाइमेट चेंज को हैंडल करेंगे उसको कोई प्लान ही नहीं है। गवर्नेंस इशू बहुत सारे हैं, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस आता है जब बात की जाती है इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने को लेकर, मतलब कंस्ट्रक्शन कहीं पे भी शुरू हो जाता है, डिजास्टर प्रोन एरिया पे भी शुरू हो जाता है, मॉनिटरिंग अच्छे से नहीं होती। फिर कंक्रीटाइजेशन बहुत है, अर्बन स्पेस जो है वो दरअसल कंक्रीट से कवर किए जाते हैं, एस्फाल्ट से कवर किए जाते हैं। ग्रीन स्पेसेस मतलब पेड़ों को काट के, खेतों को काट के वहां पे कंक्रीट डाल दिया आपने, तो वो जो कंक्रीट है वो हीट को एब्जॉर्ब करके खुद को हीट सिंक बना लेगा, मतलब हवा को ट्रैप करके गर्म करेगा, और ज्यादा क्लाइमेट चेंज जो है नुकसान उससे होगा ना, और ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी। ये फिनोमिना अर्बन हीट आइलैंड के नाम से जाना जाता है, और ये क्लाइमेट एक्सट्रीमिटी का ही टाइप है, और इससे रिस्पेक्ट बढ़ेगा। फिर क्रम्बलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब जो सीवरेज सिस्टम है, ड्रेनेज सिस्टम है सिटीज के अंदर, वो एडिक्वेट नहीं है। रेनफॉल की वजह से जो क्लॉगिंग है, जो ड्रेनेज सिस्टम के अंदर क्लॉग जम जाता है, सीवरेज सिस्टम के अंदर जो क्लॉगिंग हो जाती है, उसकी वजह से सीवरेज में पानी जाने की वजह से सड़कों पे पानी तैरता रहता है। दिल्ली का हादसा देख लीजिए, है ना, जहाँ पे सड़क पे पानी था बहुत सारा। तो ये वाटर लॉगिंग की जो समस्या है, फ्लडिंग की समस्या है हर मानसून में, ये इसीलिए होती है क्योंकि ड्रेनेज सिस्टम अच्छा नहीं है, मेंटेनेंस नहीं होता उसका। इनसफिशिएंट हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, मतलब एडिक्वेट रिस्पॉन्स सिस्टम नहीं है क्राइसिस के टाइम पे। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए फंड चाहिए, इन्वेस्टमेंट चाहिए, स्टाफ चाहिए, वो मिसिंग है। डिपार्टमेंटलाइजेशन नहीं है फंक्शनिंग को लेकर, मतलब वाटर कौन संभालेगा, ट्रांसपोर्ट सेक्टर के लिए अलग अर्बन एरियाज के अंदर प्रावधान होना, एनर्जी के लिए अलग डिपार्टमेंट होना, ये सब इंडिपेंडेंट तरीके से वहाँ काम नहीं करते, सब कुछ कॉम्प्लिकेटेड तरीके से काम करता है, हर किसी को अलग अलग सेक्टर बांटा गया नहीं है। प्राइवेट फंडिंग नहीं होती उसके अलावा। ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर हब के हिसाब से जो प्राइवेट फंडिंग है वो पिछले कुछ सालों से रुकी हुई है, जिसकी वजह से क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे से बिल्डअप नहीं हो पा रहा। वे फॉरवर्ड क्या है, सबसे पहले तो गवर्नेंस, डिजास्टर मैनेजमेंट जो है ये म्यूनिसिपैलिटीज को देना जरूरी है, ताकि वो अच्छे से एम्पावर की जा सके और वो देख सकें कि उनके शहर में हो क्या रहा है। फाइनेंस बहुत जरूरी है, क्लाइमेट फाइनेंस, हालांकि इसका ध्यान रखना जरूरी है, जिसमें लैंड बैंक्स बनाए जा सकते हैं जो म्यूनिसिपैलिटी के अंडर आते हों, और इसके अलावा कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से जो पैसा आता है वो एक्सप्लोर किया जा सकता है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से पैसा उठाया जा सकता है, ताकि हम लो कार्बन टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर सकें। पार्टिसिपेटिव प्लानिंग, जिसमें कि लो इंडियन सिटीज के अंदर जो लोग रह रहे हैं वो भी पार्टिसिपेट करें और वल्नरेबिलिटी को समझ के सरकार के साथ प्लानिंग कर सकें। जापान के अंदर जो डिजास्टर मैनेजमेंट की एजेंसीज होती है ना, वो कम्युनिटीज के साथ मिलकर काम करती हैं, ताकि लोगों को समझा सकें, अवेयर कर सकें कि उनको क्या चीज करनी है अगर डिजास्टर आता है तो। नेचर बेस्ड डेवलपमेंट जरूरी है। नेचुरल हैजर्ड जो है वो डिजास्टर तब नहीं बनेंगे अगर हमने बिल्डिंग बनाने के लिए नेचुरल प्रोडक्ट को यूज किया हो, जैसे कि माउंटेनियस स्टेट जो है उत्तराखंड की, वहां पे मोस्टली जितनी भी मौतें होती हैं वो इसलिए होती हैं क्योंकि लोगों ने जो घर बनाए ना वो कंक्रीट के हैं, और कंक्रीट के घर जब गिर जाते हैं तो उसकी वजह से ज्यादा डेथ होती है। अब पब्लिक और प्राइवेट स्पेस को ग्रीन करना बहुत जरूरी है, मतलब जैसे माइक्रो क्लाइमेट का ध्यान देना, छतों पे अपने लोग गार्डनिंग करते हैं ना, टेरेस पे, ये सारी चीजें छोटे छोटे एफर्ट करने जरूरी है। ग्रीन मोबिलिटी जरूरी है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अंदर जो भी आप चीजें यूज कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल व्हीकल को ज्यादा यूज कीजिए ताकि गुड एनवायरनमेंट हो सके। उसके अलावा कार पूलिंग करना, एक साथ बैठ के एक ही कार में जाना रादर देन गोइंग फॉर इंडिविजुअल कार्स, है ना। नॉलेज मैनेजमेंट नेटवर्क जरूरी है, सिटीज को एक्चुअल में इस फ्रेमवर्क को तैयार करना जरूरी है कि उनके शहर में प्रॉब्लम क्या है और अपनी नॉलेज
को, एक्सपर्टीज को अप्लाई करके कि कैसे उस प्रॉब्लम को हैंडल करना है। एफिशिएंट तरीके से रिसोर्सेज को यूज करना जरूरी है, सस्टेनेबल तरीके से यूज करना जरूरी है। अब 10 इसेंशियल है सिटी को रेजिलियंट बनाने को लेकर, जैसे कि डिजास्टर को रेजिलियंस करने के लिए ऑर्गेनाइज करना, फिर करंट और फ्यूचर रिस्क के सिनेरियो को अंडरस्टैंड करना और फाइनेंशियल कैपेसिटी को बढ़ाना, अर्बन डेवलपमेंट और डिजाइन और ज़्यादा मजबूत करना, नेचुरल बफर को सेफ गार्ड करना, इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी जो है उसको मजबूत करना और सोसाइटल कैपेसिटी को मजबूत करना, इंफ्रास्ट्रक्चर रेजिलियंस लेके आना, इफेक्टिव डिजास्टर रिस्पॉन्स जो है उसको बिल्डअप करना, रिकवरी और ज़्यादा मजबूत करना। तो ये एक तरीके से प्लानिंग दी गई है। देखिए, कॉर्पोरेट और सिटी गवर्नेंस, फिर उसके साथ इंटीग्रेट प्लानिंग और साथ में रिस्पॉन्स प्लानिंग, मतलब अगर डिजास्टर हो गया तो रिस्पॉन्ड कैसे करना है। नेक्स्ट न्यूज है लैंडस्लाइड्स के बारे में। रिसेंटली वायनाड डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला के हिली रीजन में वर्स्ट लैंडस्लाइड पूरी हिस्ट्री में देखने को मिला है। लैंडस्लाइड क्या होता है? दरअसल किसी भी मटेरियल का, जैसे रॉक हो गया, अर्थ, उसकी डेब्रिज, वो जब उसका मास मूवमेंट होता है उस मटेरियल का किसी स्लोप के नीचे से, वो मतलब स्लोप से वो मटेरियल खिसक खिसक के नीचे आता है ना, उसी को हम लैंडस्लाइड कहते हैं। यहाँ एक चीज नोट करने वाली है कि ये जो स्लोप है, यहाँ से जो भी मटेरियल जो है वो नीचे की तरफ अगर आ रहा है, मतलब उसका मूवमेंट हो रहा है डाउनवर्ड, वो किस रीजन के कारण हो रहा है? ड्यू टू द ग्रेविटी। ग्रेविटी के कारण वो चीज हो रही है, इसी को लैंडस्लाइड कहा जाता है। अब ये स्टीप स्लोप के ऊपर हो रहा है। स्टीप मतलब इस तरीके की कुछ तिरछी सी जो स्लोप होगी। स्टीप जो स्लोप होती है वो ज्यादा वल्नरेबल होती है पहाड़ों में, जहां पे सबसे ज्यादा लैंडस्लाइड होता है। अगर थोड़ा बहुत पानी, मिनिमल वाटर भी वहां जमा हो गया या सिज्मिक एक्टिविटी भी हुई तो सडनली वहां पे लैंडस्लाइड के इंसिडेंट देखने को मिलते हैं। इंडिया का लैंडस्लाइड ससेप्टिबिलिटी मैप है, उसमें बताया गया 13.17% ऑफ द कंट्री इज ससेप्टिबल टू द लैंडस्लाइड, और वहां पे 4.75% ऐसा है जहां पे हाईली ससेप्टिबल है और लैंडस्लाइड आते हैं। सिक्किम में 57.6% एरिया लैंडस्लाइड प्रोन है। केरला जो कि हिमालय के परे है, मतलब हिमालय से आउटसाइड में आता है, इट इज नॉट पार्ट ऑफ हिमालय, इवन पार्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट, यहाँ पे 14% लैंड है जहां पे हाई ससेप्टिबिलिटी है लैंडस्लाइड होने की। इंडिया में अगर लैंडस्लाइड से फर्टिलिटी या डेथ देखी जाए तो 8% तक ग्लोबल फर्टिलिटी इंडिया के अंदर लैंडस्लाइड से होती है। अब देखिए, लैंडस्लाइड होते हैं वेस्टर्न घाट्स के अंदर भी, जिसमें केरला भी आता है, राइट, और हिमालय में भी होते हैं। तो कॉजेज क्या है दोनों के? बोथ साइड्स हैज अ डिफरेंट कॉजेज, क्योंकि दोनों अलग अलग फिजिकल मोमेंट से बने हुए रीजन्स हैं। तो ये ना आपको मीन्स में क्वेश्चन आ सकता है डिफरेंस का। हिमालय की बात करते हैं सबसे पहले। हिमालय जो है वो टेक्टोनिकली अगर देखा जाए ना तो अनस्टेबल है। हिमालयस माउंटेन अभी हाल फिलहाल में बनी थी, यंग माउंटेन है ना, जब यूरेशिया की प्लेट के साथ हमारे इंडिया की प्लेट टकराई थी। तो ये यंग एक्टिव हिमालयस हैं जो हमेशा प्रोन रहते हैं अर्थक्वेक को लेकर और लैंडस्लाइड को लेकर, क्योंकि ऐसे यूरेशिया की प्लेट और यहाँ इंडिया की प्लेट जब टकराई तो हिमालयस बने। तो ये टकराव अभी भी जारी है, मतलब वो इंडिया की प्लेट अभी भी सबसाइड हो रही है यूरेशिया की प्लेट के नीचे। तो ये टेक्टोनिकली आपका रीजन अनस्टेबल है। फिर सेडिमेंट यहाँ के बहुत लूज है हिमालयस के, क्योंकि जियोलॉजिकल मटेरियल जो यहाँ पे यूज हुआ है जिससे हिमालयस बने हुए हैं वो इतना कॉम्पैक्ट नहीं है, इतना साथ में जुड़ा हुआ नहीं है, इसलिए बहुत आसानी से लैंडस्लाइड होता है। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की बात करें तो यहाँ पे लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर एक ही एरिया में देखने को मिलता है। जब लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर पहाड़ी एरिया में होगा तो ह्यूमिडिटी बढ़ेगी, प्रेशर बढ़ेगा, तो हायर ह्यूमिडिटी के कारण लैंडस्लाइड का रिस्क बढ़ जाता है। फिर ह्यूमन इंटरवेंशन हिमालयस के अंदर बहुत सारा है, मतलब बहुत सारे एक्टिविटीज, प्रोजेक्ट, कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट यहाँ पे चलते हैं। तो ये जो फ्रेजाइल माउंटेन एनवायरमेंट है ये और भी ज्यादा डिस्टेबलाइज हो जाता है। अब आगे अगर देखा जाए वेस्टर्न घाट्स में, तो वेस्टर्न घाट में जो लैंडस्लाइड आते हैं वो मानसून के कारण मैक्सिमम आते हैं। जब ये हैवी रेनफॉल हुआ, स्पेशली जो मानसून के पीरियड में होता है, तो वहां पे वेस्टर्न साइड जो कि स्टीप है, मतलब इस तरीके का माउंटेन का स्लोप है, वहां पे फिर लैंडस्लाइड का खतरा बढ़ जाता है। ईस्टर्न साइड जो है इस रीजन की, वेस्टर्न घाट की, वहां साइक्लोन्स का खतरा बढ़ जाता है। तो ऐसा समझिए ये आपका इंडिया का मैप है, ये आपका वेस्टर्न घाट का रीजन हो गया, ये ईस्टर्न घाट का रीजन हो गया, ठीक है। ईस्टर्न घाट में क्या होगा? साइक्लोन आएगा, साइक्लोन से ज्यादा बारिश होगी तो यहाँ के पहाड़ों में इसलिए लैंडस्लाइड आएगा। वेस्टर्न घाट में क्या होगा कि आपका जो लैंडस्लाइड आएगा वो मानसून के कारण आएगा, क्योंकि वेस्टर्न घाट्स के रीजन में मानसून के कारण बारिश जो है वो बहुत ज्यादा होती है। जियोलॉजिकली अगर देखा जाए तो स्टेबिलिटी है नियो टेक्टोनिक एक्टिविटी की वजह से वेस्टर्न घाट के अंदर जनरली ये रीजन जो है वो स्टेबल ही रहता है, क्योंकि रिसेंट टेक्टोनिक मूवमेंट के बाद से देखने को मिला है कि यहाँ का रीजन अपलिफ्टेड है। लेकिन ये है कि वो टेक्टोनिक एक्टिविटीज कुछ एरियाज, गैप्स ऐसे हैं वेस्टर्न घाट के जहां पे टेक्टोनिक एक्टिविटीज स्टेबल होने के बावजूद भी कई बार खतरा बढ़ा देती है। मतलब इस तरीके से समझिए, जो आपका कोयना रीजन है महाराष्ट्र के अंदर, वहां पे टेक्टोनिक मूवमेंट्स या थोड़ा सा अर्थक्वेक का सिस्मिक जोन जो है वो आइडेंटिफाई किया गया है, जिसके कारण ऐसी जगहों पे लैंडस्लाइड की ससेप्टिबिलिटी बढ़ जाती है, क्योंकि न्यू टेक्टोनिक एक्टिविटी, नई नई टेक्टोनिक एक्टिविटी जहां जहां राइज हो रही है वहां पे स्टेबिलिटी को वो भंग कर रही है। डिफॉरेस्टेशन भी एक कारण है, मतलब पहले बहुत सारे पेड़ हुआ करते थे जिस जमीन पे, वो पेड़ काट दिए गए हैं तो सॉइल जो है वो लूज हो चुकी है, अपनी स्टेबिलिटी को खो चुकी है।
क्योंकि जो ट्रीज हैं वो सॉइल को होल्ड करके रखते हैं, राइट। तो ये लैंडस्लाइड इतना ज्यादा हानिकारक नहीं होता, हो ही नहीं पाता है, लेकिन अब ये डिफॉरेस्टेशन के कारण खतरा बढ़ गया है। एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी, माइनिंग कर रहे हैं, ह्यूमन सेटलमेंट बढ़ चुका है, कंस्ट्रक्शन बढ़ चुका है, तो डेफिनेटली जो माउंटेनियस रीजन है वो फ्रेजाइल है ऑलरेडी, है ना, और ज्यादा उनमें खतरा पड़ता है लैंडस्लाइड का, क्योंकि वो एकदम से जैसे उनपे पेड़ पौधे या चीजें हुआ करती थी वो उससे वंचित हो जाते हैं। स्टेप्स कौन कौन से लिए गए हैं लैंडस्लाइड को मिटिगेट करने के लिए? सबसे पहले तो अर्ली वार्निंग फोरकास्टिंग। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने नेशनल लैंडस्लाइड फोरकास्टिंग सेंटर कोलकाता के अंदर खोला ताकि लैंडस्लाइड की प्रेडिक्शन को हम अच्छे से एनहांस कर सके। फिर आपका भू संकट वेब पोर्टल है, भूस्खलन मोबाइल ऐप है जो लॉन्च की गई है, जिसका मेन पर्पस है लैंडस्लाइड फोरकास्ट की जो इन्फॉर्मेशन है उसको डिस्ट्रीब्यूट करना, जितने स्टेक होल्डर है उसके साथ शेयर करना इन्फॉर्मेशन को, और टेम्पोरल इन्फॉर्मेशन लैंडस्लाइड के ऊपर अपडेट करना। टेम्पोरल और स्पेशल इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है कि स्पेशल इन्फॉर्मेशन मतलब पूरे एरियाज की स्पेस को मॉनिटर किया जा रहा है लैंडस्लाइड के रिलेटेड। टेम्पोरल का मतलब पर्टिकुलर टाइम जोन में, पर्टिकुलर रीजन में, उस टाइम पे किस टाइम पे लैंडस्लाइड का अक्रेंस हुआ, किस टाइम पे कहाँ कहाँ हलचल हुई, वो सब मॉनिटर किया जाता है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की गाइडलाइन की अगर बात की जाए तो इसमें मैनेजमेंट ऑफ लैंडस्लाइड और स्नो एवलांचेस के लिए गाइडलाइन जारी की गई है, कैसे उनको मैनेज करेंगे लैंडस्लाइड को वो सब बताया गया है। कुछ डेडिकेटेड स्कीम्स भी हैं, जैसे कि एनडीएमए ने लॉन्च किया है लैंडस्लाइड रिस्क मिटिगेशन स्कीम, जो कि फाइनेंशियल तरीके से और टेक्निकल तरीके से लैंडस्लाइड प्रोन जो स्टेट्स हैं उनको सपोर्ट करता है। नेशनल लैंडस्लाइड रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी की बात की जाए तो ये स्ट्रेटजी एक्चुअल में एड्रेस करती है हर एक लैंडस्लाइड डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के कॉम्पोनेंट को, लैंडस्लाइड को कैसे मैनेज करना है उसके बारे में मॉनिटर करती है, और अवेयरनेस भी क्रिएट करती है, कैपेसिटी बिल्डिंग और ट्रेनिंग देती है एम्प्लॉयज को, ये सब। सेंडाई फ्रेमवर्क है फिर उसके बाद, जो कि डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के ऊपर काम करता है। 2015 से 30 तक ये फ्रेमवर्क तैयार किया गया है। ये पहला ऐसा मेजर अग्रीमेंट है पोस्ट 2015, मतलब 2015 के बाद से, जिसका मेन पर्पस क्या है कि हैंडल करना डिजास्टर को और उसके रिस्क को रिड्यूस करना है। इसमें जो भी मेंबर स्टेट्स हैं उनको एक कंक्रीट एक्शन प्लान प्रोवाइड किया जाता है सो दैट दे कैन प्रोटेक्ट देमसेल्फ अगेंस्ट द डिजास्टर। वे फॉरवर्ड की बात करेंगे, सबसे पहले तो ईएससी का ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जो है उसको एक्सेप्ट करना जरूरी है, वेस्टर्न घाट पे उसको अप्लाई करना जरूरी है अक्रॉस द 6 स्टेट्स। देखिए ये ना ईएसए जो है, आप इस तरीके से समझिए कि वेस्टर्न घाट को मैनेज करने के लिए बनाया गया एक कमेटी का रिकमेंडेशन था। तो जब ये अप्लाई हो जाएगा रिकमेंडेशन वेस्टर्न घाट की कंजर्वेशन का, तो आम सी बात है वहां पे वेस्टर्न घाट में रिस्ट्रिक्शन लगेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटीज के ऊपर, चाहे वो क्वेरिंग हो चाहे माइनिंग हो, और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे भी कंट्रोल किया जाएगा। लैंड यूज जोनिंग की रेगुलेशन पे काम किया जा सकता है, मतलब लैंड के जो एरियाज हैं उनको जोन्स में डिवाइड करना कि कौन सा लैंड किस जोन में जाएगा और किसके लिए यूज होगा, ठीक है। और ये लोकल और साइट स्पेसिफिक जो लैंडस्लाइड की लोकेशन होंगी उसके बेसिस पे कैटेगराइजेशन किया जाएगा। ये मैप जो है वो जरूरी रहेगा पहाड़ी एरिया में, ताकि मॉनिटरिंग अच्छे से हो सके और प्रोजेक्ट कहीं पे भी कुछ भी प्रोजेक्ट ना लगाया जाए। स्लोप मॉडिफिकेशन रेगुलेशन भी लाई जा सकती है, जैसे कि एज वेल म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन पे रेगुलेशन लाई गई है। ये एक अच्छा मॉडल हो सकता है बाकी रेगुलेटरी बॉडीज के लिए जो कि लैंडस्लाइड प्रोन एरियाज में है, काम करती हैं, और वो फॉलो करवा सकते हैं रूल्स को। स्टेट स्पेसिफिक लैंडस्लाइड मिटिगेशन स्ट्रेटेजीज जो है वो भी फॉर्मुलेट की जा सकती है, ताकि स्पेसिफिक इश्यूज एड्रेस किए जा सके हर एक माउंटेन स्टेट के। डेवलपमेंट एक्टिविटीज को रेगुलेट किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल जो केरला है वो डिक्लाइन कर सकता है इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स को अपने इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरियाज में, और एक्सपर्ट कमेटीज को स्टैब्लिश कर सकता है ताकि बाकी प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी को देखा जा सके। ये सब माधव गदगिल कमेटी जो है केरला की, उसके रिकमेंडेशन पे है। अब देखिए यहाँ एक चीज ध्यान रखिए, डाटा बैंक दिया गया है, ये स्टेटिस्टिक्स यू कैन यूज इन द मेंस आंसर राइटिंग। फॉर एग्जांपल 1 to 2% जो आपका ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है, इकोनॉमिक लॉस उसका जो होता है 1 से 2% डेवलपिंग कंट्री में, वो लैंडस्लाइड के कारण होता है। 80% लैंडस्लाइड से जो फर्टिलिटीज मृत्यु होती है वो डेवलपिंग कंट्रीज में होती है। 98 से लेकर 2017 के बीच में लैंडस्लाइड ने लगभग 4.8 मिलियन लोगों की जो लाइफ है उसको इफेक्ट किया है ग्लोबली। 70% मुंबई का जो लैंडस्लाइड प्रोन एरिया है वो इनफॉर्मल सेटलमेंट से घिरा हुआ है। इनफॉर्मल सेटलमेंट मतलब वहां पे सेटलमेंट जो है वो ऑथराइज नहीं है, लीगल नहीं है, और सेफ भी नहीं है। अब हम आगे बात करेंगे इंटरनेशनल सोलर अलायंस की। रिसेंटली पैराग्वे 100th कंट्री बना है जिसने इंटरनेशनल सोलर अलायंस को ज्वाइन किया है। ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन लैंडस्केप की बात करते हैं। देखिए अभी ना सस्टेनेबल डेवलपमेंट की करंट ट्रैजेक्टरी अगर देखी जाए तो मिस अलाइंड है, मतलब हर एक कंट्री जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करना चाहता है, उसके गोल को अचीव करना चाहता है, वो पेरिस एग्रीमेंट के गोल के हिसाब से नहीं चल रहा है। पेरिस एग्रीमेंट का गोल था कि हमें 1.5 डिग्री सेल्सियस तक ग्लोबल वार्मिंग को लिमिट कर देना होगा। अभी करंट प्रोजेक्शन कह रही है कि 2050 तक हो सकता है केवल 4% तक ही हम रिड्यूस कर सकें ग्लोबल एमिशन को। अगर हम ये 4% तक ग्लोबल एमिशन रोकते हैं तब भी हमारा जो पूरा ग्लोबल वार्मिंग है वो 2.4 डिग्री सेल्सियस तक वार्म हो जाएगा, और हमें लिमिट करना था 1.5 डिग्री सेल्सियस तक। ग्लोबल एमिशन जो है वो उसको 43% इसी
10 साल में अगले में हमें रिड्यूस करना होगा अगर हम 1.5 डिग्री लिमिट को रीच करना चाहते हैं। वर्ल्ड को 1.6 से लेकर 2 ट्रिलियन डॉलर तक चाहिए होगा सोलर इन्वेस्टमेंट में इसके लिए, और ये 2030 तक इन्वेस्टमेंट चाहिए होगा। सोलर एनर्जी एक मीडियम है फ्यूल का, मतलब जिससे ग्रोथ भी होगा, ट्रांजिशन भी होगा। ट्रांजिशन किसकी तरफ? रीन्यूएबल और क्लीन एनर्जी की तरफ, ठीक है। अब ये मोस्ट एक्सेसिबल है, वर्सेटाइल है, रीन्यूएबल एनर्जी का सोर्स है, इसमें हाईएस्ट पोटेंशियल है, लोएस्ट कॉस्ट पे अच्छी खासी एनर्जी प्रोड्यूस की जा सकती है ना। कैपेबिलिटी हाई है, कार्बन फुटप्रिंट इतना नहीं है, मतलब क्योंकि रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, जैसे हाइड्रो पावर, बायो एनर्जी होते हैं, तो इतना CO2 वगैरह एमिशन नहीं करता है। फिर हाई डिसेंट्रलाइजेशन का इसमें पोटेंशियल है, मतलब इसको डिस्ट्रीब्यूट सोलर एनर्जी को एक जगह इकट्ठा करके किया जा सकता है ऑफ ग्रिड सिस्टम को यूज करके। एडवांस टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है एज कम्पेयर टू द अदर सोर्सेज ऑफ रीन्यूएबल एनर्जी। फिर रिमार्केबल ग्रोथ रेट भी इसमें देखने को मिला है, मतलब 2015 से 22 के बीच में इसका 21% कॉन्ट्रीब्यूशन बढ़ा है। इसमें विंड, बायो एनर्जी और हाइड्रो एनर्जी जो अदर सोर्स है रीन्यूएबल के, ये उनसे काफी ऊपर है एनर्जी के प्रोडक्शन के मामले में सोलर एनर्जी, ठीक है। प्रोजेक्टेड कॉन्ट्रीब्यूशन जो है इसका टोटल एनर्जी के अंदर वो 27% होगा 2030 तक। इसमें कैपेसिटी बिल्डिंग भी जरूरी है, मतलब इसके लिए जो जरूरी इक्विपमेंट, जरूरी इंफ्रा चाहिए, उसके लिए हमें 3500 गीगावाट के पोटेंशियल के हिसाब से कैपेसिटी बिल्ड करनी होगी। सोलर एनर्जी को हम ग्लोबल लेवल पे रीन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटी में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। जो इंडिया ने टारगेट भी सेट किया है कि इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी का कंट्रीब्यूशन अपने यहाँ की एनर्जी में 45% करेगा 2030 तक। तो सोलर एनर्जी इस टारगेट को अचीव करने के लिए मैक्सिमम पोटेंशियल वाली एनर्जी है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बात करेंगे, हेडक्वार्टर या सेक्रेटेरिएट गुरुग्राम इंडिया के अंदर है। ये दरअसल इंडिया और फ्रांस के द्वारा 2015 में लॉन्च किया गया था। ये यूनाइटेड नेशन पेरिस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस COP21 जो हुआ था उस दौरान ये लॉन्च हुआ था। ISA का फ्रेमवर्क अग्रीमेंट इन फोर्स हुआ 2017 में। ये ट्रीटी है जो इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा तय की गई है, जो काम करते हैं एक्शन के ऊपर, और ये मेंबर्स जो भी तय करते हैं उसके ऊपर काम करते हैं। और मेन इनका टारगेट होगा सोलर एनर्जी की टेक्नोलॉजीज जो है उनको फुल यूटिलाइज करना। मेंबरशिप में 119 इसके सिग्नेटरी मेंबर हैं, 100 ऐसे हैं जिन्होंने रेटिफाई किया है। एलिजिबिलिटी सारे UN मेंबर स्टेट्स की है कि वो इसके मेंबर बन सकते हैं। ये 2020 में कहा गया था कि सारे UN मेंबर स्टेट्स इसका मेंबर बन सकते हैं। पहले क्या था, जब ये अग्रीमेंट आया था 2015 में, तब कहा गया था कि ट्रॉपिकल कंट्रीज जो है ना, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच वाले कंट्री हैं, केवल वही इसके मेंबर बन सकते हैं। लेकिन अब कोई भी बन सकता है, ठीक है, UN मेंबर। मेन रोल की बात की जाए तो इससे क्या होगा, एनर्जी का एक्सेस बढ़ेगा, सिक्योरिटी आएगी, एनर्जी ट्रांजिशन में मदद मिलेगी कि आप रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ ज्यादा जा सकते हैं। लीस्ट डेवलप्ड कंट्री पे, स्मॉल आइलैंड डेवलपमेंट स्टेट पे ज्यादा फोकस मिलेगा। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के साथ पार्टनरशिप बढ़ेगी, जैसे कि ऑब्जर्वर स्टेटस मिला है इस अलायंस को यूनाइटेड नेशन में। फिर 9 कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम है इसके अंडर, एनालिटिक और एडवाइजरी को लेकर, कैपेसिटी बिल्डिंग को लेकर। ये टुवर्ड्स 1000 स्ट्रेटेजी को गाइड करते हैं, जिसमें क्या बोला गया है कि 1000 बिलियन तक US डॉलर हमें मोबिलाइज करने हैं सोलर एनर्जी की इन्वेस्टमेंट में 2030 तक। एनर्जी के एक्सेस को डिलीवर करना है, क्लीन एनर्जी सॉल्यूशन देने हैं लोगों को। 1000 गीगावाट तक सोलर एनर्जी कैपेसिटी को इंस्टॉल करना है। ग्लोबल सोलर एमिशन को रिड्यूस करना है, कितना, 1000 मिलियन टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एवरी ईयर। स्ट्रक्चर में देखा जाए तो इसमें जो असेंबली है वो अपेक्स डिसीजन मेकिंग बॉडी है, जिसमें सारे मेंबर्स होते हैं। सेक्रेटेरिएट जो है उसमें डायरेक्टर जनरल होते हैं। कमेटी में स्टैंडिंग और रीजनल कमेटी है। सिग्निफिकेंस क्या है ISA का, ये एनर्जी इक्विटी और जस्टिस के काम आएगा, मतलब वन साइज फिट, मतलब बियॉन्ड वन साइज फिट ऑल अप्रोच है। ये एक जगह पे सब पे एक ही रूल लागू नहीं होते हैं। अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस ऑफ सोलर एनर्जी, सोलर कैपेसिटी चीजें की जाती हैं। डिफरेंशिएटेड अप्रोच है, हाई इनकम कंट्रीज के लिए, लो इनकम कंट्रीज के लिए अलग अप्रोच है। इसके अलावा सोलर एनर्जी को हम लैब से स्ट्रीट की तरफ लेके जा सकते हैं। डेवलपिंग और लो इनकम कंट्रीज के लिए बेटर सोल्यूशन रहेगा, बेटर टेक्नोलॉजी उनको दी जा सकती है। ग्लोबल सोलर एनर्जी मार्केट इससे डेवलप हो सकती है। कम कॉस्ट पे हम हाई एफिशिएंट एनर्जी जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं, जैसे कि PM कुसुम स्केल जो है, ये स्कीम कह लीजिए, उसमें सोलर एप्लीकेशन हम एग्रीकल्चर के सेक्टर में भी लेके गए हैं। इसके अलावा स्टैंडर्डाइज पॉलिसीज और प्रोसीजर को फैसिलिटेट किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल पावर परचेज एग्रीमेंट फ्रेमवर्क तैयार किया गया है। स्टैंडर्डाइज ऑक्शन का प्रोसेस सोलर एनर्जी के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जारी किया जा सकता है। कोलैबोरेटिव रिसर्च एंड डेवलपमेंट का नया प्लेटफॉर्म बिल्डअप किया जा सकता है। डेवलपिंग कंट्रीज के लिए ज्यादा फायदेमंद होगा, क्योंकि उनको रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट मिल सकता है। जो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी है उसमें थोड़ा शिफ्ट इसके थ्रू नजर आ सकता है। जैसे इंडिया की जो ग्लोबल लीडरशिप है, वो अगर इंडिया इंटरनेशनल सोलर अलायंस का पार्ट है, तो यहाँ पे नजर आ रही है कि इंडिया इस तरीके के स्ट्रेटेजिक अलायंस और इंटरेस्ट बिल्डअप कर रहा है, जो कि ग्लोबली भी क्लाइमेट एक्शन के खिलाफ है ना, क्लाइमेट चेंज को रोक सकते हैं। जैसे कि मिशन लाइफ भी इंडिया ने लॉन्च किया था। फिर इंडिया जो है एक ब्रिज है ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ कंट्रीज के बीच में, कि दोनों कैसे ISA का यूज करके सोलर एनर्जी को हार्नेस कर सकते हैं।
ग्लोबल नॉर्थ में डेवलप्ड कंट्रीज आते हैं, ग्लोबल साउथ में आपके जो थोड़े कम डेवलप्ड हैं या पुअर कंट्रीज वो आते हैं। इंडिया नया नॉर्मेटिव नॉर्म सेटअप कर रहा है ग्लोबल एनर्जी गवर्नेंस के डोमेन में, मतलब इससे ग्लोबल साउथ कंट्रीज के जो कंसर्न्स हैं एड्रेस हो सकते हैं, जैसे उनको टेक्नोलॉजिकल डिफ्यूजन या डिस्ट्रीब्यूशन आसानी से मिल सकता है, फाइनेंशियल असिस्टेंस मिल सकता है इंटरनेशनल सोलर अलायंस के अंडर। चैलेंजेस क्या है आईएसए को लेकर? सबसे पहले तो मेंबर स्टेट्स के अंदर कोऑर्डिनेशन का इशू रहता है कि कैसे इंप्लीमेंटेशन करना है डिफरेंट इनिशिएटिव्स का। फॉर एग्जाम्पल मेंबरशिप के क्या क्या राइट्स रहेंगे ये आसानी से नहीं मिल पाता है, और पोटेंशियल जो भी रोड ब्लॉक हैं उनको हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। जियोपॉलिटिकल चैलेंज भी है क्योंकि चाइना ग्लोबल सोलर सप्लाई की जो चेन है उसको डोमिनेट कर रहा है, मतलब जो सोलर इक्विपमेंट के लिए रॉ मटेरियल चाहिए होता है वो मोस्टली चाइना की मार्केट से आता है। तो एनर्जी इक्विटी का चैलेंज हमेशा रहता है कि हो सकता है चाइना अपने फेवरेट कंट्री को कम दामों पे सप्लाई करे प्रोडक्ट्स, बाकी जगह ज्यादा पैसे चार्ज करे, ये सब चीजें। प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन भी इसमें थोड़ा सा एक तरीके से इशू है क्योंकि जो पावर है वो पब्लिक सेक्टर के डोमेन में आती है, तो प्राइवेट सेक्टर आना नहीं चाहते इस सेक्टर में। अगर आना चाहते हैं तो वो ज्यादा पैसे पे सोलर एनर्जी को चार्ज करेंगे जिससे रिन्यूएबल एनर्जी इनएक्सेसिबल हो जाएगी, है ना, और एनर्जी इक्विटी और जस्टिस का प्रिंसिपल अप्लाई नहीं हो पाएगा। गरीब देश कहाँ से ज्यादा पैसे देके एनर्जी खरीदेंगे सोलर वाली। इंप्लीमेंटेशन का भी इशू है क्योंकि सोलर एनर्जी के लिए जो सोलर पैनल लगाने होते हैं तो उसके लिए बड़ा बड़ा लैंड चाहिए होता है, लैंड को एक्वायर करना, इकोलॉजिकल हार्म भी होता है कई बार उससे, उस सब को एड्रेस करना एक चैलेंज रहता है। जैसे 50 सोलर पार्क जो है वो सैंक्शन किए गए हैं जिसमें से केवल 11 ही हैं जो 2023 तक कंप्लीट हुए हैं। ये इंप्लीमेंटेशन का एक इशू है। टेक्निकल चैलेंज रहता है, फॉर एग्जाम्पल जो भी सोलर एनर्जी प्रोड्यूस हुई है उसको ऑफ ग्रिड मैकेनिज्म के थ्रू जगह जगह पहुंचाना, उन ग्रिड को आपस में इंटीग्रेट करना, ये एक इशू है। वे फॉरवर्ड मतलब इसका सॉल्यूशन क्या किया जा सकता है? सबसे पहले तो सोलर एनर्जी के रिलेटेड जितने चैलेंजेस हैं चाहे वो एनर्जी के एक्सेस को लेकर हो उस सब को एड्रेस करना जरूरी है, इक्विटी को इंश्योर करना जरूरी है, साथ ही साथ एनर्जी की सिक्योरिटी होनी चाहिए, मतलब जो भी पर कैपिटा एनर्जी का कंजम्पशन होता है हर जगह पे हर कंट्री के अंदर उसको एनर्जी इंटेंसिटी के साथ डीकपल करके या अलग करके देखना होगा ताकि लोगों के प्रति ज्यादा ग्रोथ, पीपल सेंट्रिक ग्रोथ जो है वो ज्यादा हो सके। ठीक है, क्योंकि ऐसा होता है ना कि बार डेवलप्ड कंट्रीज है, बड़े बड़े कंट्रीज, वहां एनर्जी का कंजम्पशन पर कैपिटा ज्यादा है लेकिन एनर्जी की इंटेंसिटी जो है वो वहां पे कई बार कम है या ज्यादा है। उसके साथ जब जोड़ के देखते हैं तो फिर ऐसा हमें नजर आता है कि डेवलप्ड कंट्री वालों को ज्यादा एनर्जी चाहिए पर एक्चुअल में उनको उतनी एनर्जी चाहिए नहीं होती क्योंकि वहां पे पॉपुलेशन तो कम ही होती है, वो रिसोर्सेज को ओवर यूज करते हैं कई बार। तो ये सब अगर डीकपलिंग हो जाएगा तो उससे ये चैलेंजेस एड्रेस हो जाएंगे। एनर्जी इक्वालिटी पे फोकस किया जा सकता है, सारे स्टेक होल्डर्स का मतलब अप्रोच जो है वो सुनना चाहिए, बॉटम से अप अप्रोच फॉलो करना चाहिए ताकि हर तबके के जो लोग हैं उनको सोलर एनर्जी का यूटिलाइजेशन मिल सके। इंडिया के इनिशिएटिव जैसे इंटरनेशनल सोलर अलायंस हो गया, ग्रीन हाइड्रोजन इनोवेशन सेंटर हो गया, ग्लोबल बायोफिल अलायंस हो गया, ये दिखाते हैं कि इंडिया ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ में एक नए पड़ाव की तरफ जा रहा है और जो हमारा पुराना इंडियन ट्रेडिशन रहा है वासुदेव कुटुंबकम हम उसको फॉलो कर रहे हैं। कौन कौन सी इनिशिएटिव इंटरनेशनल सोलर अलायंस ने लिए हैं? सबसे पहले है वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, मतलब डिफरेंट रीजनल ग्रिड्स यानी अलग अलग कंट्रीज में जो ग्रिड्स बनी हुई है रीजनल लेवल पे उनको आपस में कॉमन ग्रिड के साथ जोड़ने की कोशिश की जा रही है ताकि एक देश से दूसरे देश में हम ट्रांसफर कर सके रिन्यूएबल एनर्जी पावर को। इसके अलावा सोलर टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन रिसोर्स सेंटर जो है स्टार सी वो लिया गया है कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए और इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथनिंग के लिए। फिर ग्लोबल सोलर फैसिलिटी है ताकि सोलर इन्वेस्टमेंट को कैटेलाइज किया जा सके और अफ्रीका की ज्योग्राफीज में उसके बियॉन्ड लेके जाया जा सके। अफ्रीका में तो क्योंकि ट्रॉपिकल कंट्रीज है मैक्सिमम, बहुत सारा सोलर एनर्जी का पोटेंशियल टैप है वहां पे, उसको यूज किया जा सकता है। लार्ज स्केल सोलर पावर प्रोजेक्ट का डेवलपमेंट करना, जैसे सोलर पार्क का कॉन्सेप्ट आया था, ये सब आईएसए के मेंबर कंट्रीज ग्रुप के थ्रू कर सकते हैं। आईएसए का सोलर फेलोशिप प्रोग्राम आता है जिसमें जो आपके स्किल्ड प्रोफेशनल होते हैं उनको सोलर एनर्जी के कोर्सेज करवाए जाते हैं, कैसे मैनेज करना है वो सिखाया जाता है। इंटरनेशनल सोलर फेस्टिवल भी ऑर्गेनाइज करवाया जाता है ताकि ग्लोबल पार्टनरशिप बिल्डअप हो सके। केस स्टडीज में अगर देखें तो इंडिया का सबसे पहला फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट जो है वो कायमकुलम केरला में लगाया गया। फिर सूर्य नूतन एक क्या है, एक हाइब्रिड किचन है जिसमें इंडोर सोलर कुकिंग के सॉल्यूशन दिए गए हैं और ये इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने किया है, मतलब इसमें जो खाना कुक होता है अंदर वो सोलर एनर्जी से होता है। कैनाल टॉप सोलर पैनल सरदार सरोवर प्रोजेक्ट गुजरात में लगाया गया है, मतलब ये लगा दिया गया आपका कैनाल के ऊपर ही, या कह लीजिए उसमें नदी को ही यूज किया गया है तो लैंड को एक्वायर करने का प्रॉब्लम ही खत्म हो गया। फिर नॉर्थ सी वन ये वर्ल्ड का सबसे पहला ऑफ शोर समुद्र से दूर वाला सोलर सी फार्म है जो कि नीदरलैंड में लगाया गया है। फिर सोल शेयर एक बांग्लादेशी स्टार्टअप है जो कि सोलर एनर्जी को पीयर टू पीयर इलेक्ट्रिसिटी ट्रेडिंग सिस्टम में लेके आया है और आईसीटी एनेबल्ड नेटवर्क यानी कि इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का यूज करके इन्होंने पीयर टू पीयर मतलब एक इंसान को दूसरे इंसान से कनेक्ट करके सोलर एनर्जी की मार्केट को बिल्डअप करने का काम किया है।
ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की बात करेंगे। सो देखिए मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के द्वारा एक फंड जारी किया गया है नेक्स्ट फेज के लिए, किसके लिए? ग्रेट बस्टर्ड रिकवरी प्रोग्राम के लिए। ये 2024 से 29 तक फंड चलेगा। सो ये रिकवरी प्रोग्राम है क्या? इसमें जो आपके ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है जहाँ और लेसर फ्लोरिकन है उनका कवरेज किया जाएगा, उनको कंजर्व करने की बात की गई है। 4 बस्टर्ड स्पीशीज इंडिया में पाए जाते हैं, जैसे एक तो हो गया GIV, फिर लेसर फ्लोरिकन, फिर बंगाल फ्लोरिकन और फिर आपका मैक्विन बस्टर्ड। तो देखिए प्लान क्या है कि स्पीशीज को सबसे पहले 2013 में कंजर्व या रिकवर करने की बात नेशनल बस्टर्ड रिकवरी प्लान के तहत की गई थी। बाद में इसका नाम बस्टर्ड रिकवरी प्रोजेक्ट के साथ 2016 में जोड़ दिया गया। बस्टर्ड रिकवरी प्रोजेक्ट जो है इसका इनिशियल फेज 5 साल का था, 2016 से लेकर 21 तक का। अब इसको 2033 तक एक्सटेंड कर दिया गया है। अगर करंट लेवल पे देखें तो 140 ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है हमारे यहाँ पे और 1000 से भी कम लेसर जो फ्लोरिकन है वो यहाँ पे सर्वाइव कर रहे हैं। ये प्रोजेक्ट वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा इंप्लीमेंट किया जा रहा है। फंडिंग एजेंसी है इसकी नेशनल कैंपा, यानी कि कंपेंसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी। इसकी पार्टनर एजेंसी में मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट आती है, गुजरात और महाराष्ट्र की और राजस्थान की गवर्नमेंट या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आते हैं। प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा? देखिए इसका सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है कंजर्वेशन ब्रीडिंग करना, मतलब इनको ब्रीड भी करवाना है, इनकी पॉपुलेशन को बढ़ाना भी है, पर किसी कंजर्वेशन वाले एरिया में। तो एक्स सितु पॉपुलेशन जो है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की और लेसर फ्लोरिकन की, ये हमें अचीव करनी है। एक्स सितु का मतलब होता है जिस साइट पे ये पाए जाते हैं उसके दूर वाले किसी साइट पे, जो कि नेचुरल इनकी साइट नहीं है, दूर जाके इनको कंजर्व करना, ठीक है। अप्लाइड रिसर्च भी इसका एक ऑब्जेक्टिव है, मतलब कंजर्वेशन एरिया को प्रायोरिटाइज करना, इनकी पॉपुलेशन का असेसमेंट करना, इनके हैबिटेट स्टेटस को चेक करना, फिर कैपेसिटी बिल्डिंग करना ताकि इनको प्रोटेक्शन अच्छे से किया जा सके, स्टेक होल्डर्स को सेंसिटिविटी में लाया जा सके, पायलट इंप्लीमेंटेशन करना सर्जिकल हैबिटेट मैनेजमेंट का, ताकि हम लोग बेस्ट प्रैक्टिसेस के थ्रू एक्सपेरिमेंटल इंटरवेंशन करके इनको और ज्यादा सुरक्षा दे सके। यहाँ देखिए लेसर फ्लोरिकन के बारे में। लेसर फ्लोरिकन का साइंटिफिक नेम जो है वो साइफोटाइड्स इंडिकस है। ये स्मॉलेस्ट सबसे छोटा बर्ड है बस्टर्ड फैमिली का, और इसका कंजर्वेशन स्टेटस देखे तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंडर ही आपका शेड्यूल 1 में और 4 में आता है। IUCN में ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में है। इसका हैबिटेट राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश में फैला हुआ है। अगर थ्रेट्स में देखें तो पेस्टिसाइड के यूज के कारण इनको नुकसान होता है, एग्रो ग्रासलैंड के मिसमैनेजमेंट के कारण नुकसान होता है, कई बार लाइफ स्टॉक ग्रेजिंग होती है तो इनके लिए खाना बचता नहीं है, सारा खाना दूसरे पशु खा जाते हैं। कोलैबोरेटिंग एजेंसीज की बात करेंगे। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी जो एक पैन इंडिया वाइल्ड लाइफ रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, ये नेचर के कंजर्वेशन के कॉज को सिंस 1883 प्रमोट कर रहे हैं। कंजर्वेशन ऑफ नेचर जिसमें प्राइमरी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी आती है, इसमें रिसर्च, एजुकेशन और पब्लिक अवेयरनेस के एक्शन लिए जाते हैं। इसके अलावा इंटरनेशनल फंड है फॉर द हाई बोरा कंजर्वेशन या रैनेको, फिर कॉर्बेट फाउंडेशन है, ह्यूमन सोसाइटी इंटरनेशनल है, जीवादया चैरिटेबल ट्रस्ट है, ग्रासलैंड ट्रस्ट है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की बात करेंगे। कंजर्वेशन स्टेटस में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर ये शेड्यूल 1 और 4 में आते हैं। IUCN में क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, साइट्स में अपेंडिक्स 1 में है, मतलब इनके कंजर्वेशन का हाई स्टेचर है। की कैरेक्टरिस्टिक में अगर देखा जाए तो एग्रो ग्रासलैंड बर्ड है, मतलब ग्रासलैंड के एरिया में पाए जाते हैं। इंडिया सब कॉन्टिनेंट में ये एंडेमिक है, यहाँ पे मिलता है नेचुरली। इंडिया में इनकी पॉपुलेशन जो है वो मोस्टली राजस्थान और गुजरात में लोकेटेड है। इसके अलावा छोटी पॉपुलेशन, छोटी तादाद में ये महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में भी पाए जाते हैं। अच्छा, इस पे क्वेश्चन ऑलरेडी जो है वो UPSC एक बार प्रीलिम्स में पूछ चुका है, तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर फूड हैबिट की बात करें तो ऑमनीवोरस बर्ड है, मतलब ये ग्रास पे, इंसेक्ट पे, ग्रास शॉपर हो गए, बीटल्स हो गए, इन पे फीड करते हैं, केवल छोटे छोटे रॉडेंट को भी खाते हैं। इसके अलावा इनका फ्रंटल विजन हमेशा कम होता है। ब्रीड जो है ये मोस्टली करते हैं ड्यूरिंग द मानसून सीजन, जब फीमेल जो है वो अंडे देती हैं, सिंगल एग देती हैं। इंपॉर्टेंस क्या है? ये इंडिकेटर है, मतलब अगर ये ग्रासलैंड के एरिया में नहीं मिलते हैं तो मतलब वहां ग्रासलैंड का हेल्थ अच्छा नहीं है। अब इनको थ्रेट क्या क्या है? सबसे पहले तो प्रिडेशन, जो आपके डोमेस्टिक एनिमल होते हैं जैसे डॉग, कैट, वो इनको नुकसान पहुंचाते हैं। फिर नेचुरल प्रिडेटर इनको टारगेट करते हैं, इनके अंडों को टारगेट करते हैं। पावर लाइन भी एक मेन रीजन है, मतलब ये ना ज्यादा वल्नरेबल इसलिए होते हैं क्योंकि फ्रंट से इनको ज्यादा दिखाई नहीं देता, तो जो पावर लाइन होती है कई बार इनको नजर नहीं आती है, उनके साथ टकरा जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है और पावर लाइन की वजह से काफी बार डेथ होती है इनकी। क्रूजिंग और हंटिंग भी एक रीजन है, मतलब इनको मीट के लिए, इनके फेदर्स के लिए, बॉडी पार्ट के लिए क्या किया जाता है? हंट किया जाता है, जबकि इनको लीगल प्रोटेक्शन दिया गया है तब भी इलीगल तरीके से ये चीजें की जाती हैं। ह्यूमन डिस्टर्बेंस में अगर देखा जाए तो ग्रेजिंग, मतलब जहां पे ये चारा चरते हैं वो अब लैंड ज्यादा बचा नहीं है क्योंकि ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन हो चुका है, ज्यादा लैंड ऑक्यूपाई कर लिया हमने हाउसिंग के लिए, अपने हैबिटेशन के लिए। टूरिज्म इनको डिस्टर्ब करता है। फिर ऑर्गेनोफॉस्फेट पेस्टिसाइड जो है वो इनको नुकसान देता है क्योंकि इनका ना किडनी वगैरह और इनके ऑर्गन को फेल कर देता है। क्लाइमेट चेंज में हैबिटेट डिग्रेडेशन जो होता है वो ऑल्टर कर रहा है एक तरीके से इनके रहने के निवास को। फिर फूड रिसोर्सेज इनके लिए बदल रहे हैं, तो एक चैलेंज है इनके लिए। स्टेप्स क्या क्या लिए जा सकते हैं? तो सबसे पहले तो प्रोटेक्टेड एरियाज जो है इनको डिक्लेयर करना जरूरी है, जैसे कि नेशनल पार्क, सेंचुरी जहां पे मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल डेजर्ट नेशनल पार्क राजस्थान में, फिर नलिया ग्रासलैंड आपका जो है लाला बस्टर्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उसके अंदर, वहां पे ये पाए जाते हैं। और इसके अलावा स्पीशीज रिकवरी प्रोग्राम चलाया गया है जिसमें इनको कंजर्वेशन एफर्ट के लिए, इनके लिए
अलग अलग प्रोग्राम और फाइनेंस प्रोवाइड किया जाता है। फिर कंजर्वेशन ब्रीडिंग के लिए इनके इन सितु कंजर्वेशन सपोर्ट और एक्स सितु कंजर्वेशन सपोर्ट दोनों है, मतलब जहां रहते हैं वहां पे भी इनकी रक्षा करना और जहां नहीं रहते हैं वहां से दूर ले जाके भी इनको बचाना, वो है एक्स सितु, है ना। जीआईबी कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर आज के टाइम पे राजस्थान के सामने रामदेवरा में वो है, फंक्शनिंग है। लीगल प्रोटेक्शन में शेड्यूल 1 में आते हैं ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के, यहाँ पे हंटिंग को प्रोहिबिट किया गया है। इसके अलावा कैपेसिटी डेवलपमेंट में इंसेमिनेशन की टेक्निक होगी, आर्टिफिशियल इंक्यूबेशन की ट्रेनिंग होगी, वो दी जाती है। जो पर्सनल होते हैं उनको ट्रेनिंग दी जाती है कि वो आर्टिफिशियल ब्रीडिंग की टेक्निक्स जो हैं एट नेशनल एवियन रिसर्च सेंटर उसको चला सकते हैं। अबू धाबी में 2022-23 में ये चीज शुरू की गई थी। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखेंगे, इनका एक और नाम होता है, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, और उसका इनिशियल जी है। कमेंट सेक्शन में जरा बताइएगा इसको एक और नाम से जाना जाता है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को। अब बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के केसेस की। अपेक्स कोर्ट ने मॉनिटर किया है कंजर्वेशन के प्रोग्राम को, चाहे वो जीआईबी हो चाहे लेसर फ्लोरिकन हो, और कहा है कि इनके प्रोटेक्शन के लिए ज्यादा एफर्ट लेने होंगे, और ये अभी पिटीशन पेंडिंग भी है। कंक्लूजन में देखा जाए तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है वो मल्टी लेवल कोलैबोरेशन डिमांड करते हैं अगर इनको कंजर्व करना है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि एक जीव को आप सुरक्षित कर लेंगे तो पूरा का पूरा प्रजाति सुरक्षित हो जाएगा। ये आपस में बाकी स्पीशीज के साथ कनेक्टेड है, तो बियॉन्ड द सिंगल स्पीशीज मैकेनिज्म जाके हमें सोचना पड़ेगा, पूरे इकोसिस्टम को हमें प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। सॉइल हेल्थ की बात करेंगे, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन सॉइल जो है वो मोरक्को में हेल्ड किया गया यूनेस्को के अंडर, जिसमें कि मेंबर स्टेट्स ने ये तय किया कि हम वर्ल्ड सॉइल हेल्थ इंडेक्स के हिसाब से इंटरनेशनल लेवल पे कोलैबोरेट करेंगे। देखिए, वर्ल्ड सॉइल हेल्थ इंडेक्स क्या है? ये एक मेजर होता है जो सॉइल की क्वालिटी को असेस करने में मदद करता है। अल्टीमेटली हम इकोसिस्टम को असेस कर सकते हैं। ये डिग्रेडेशन जो होता है सॉइल में उसको आइडेंटिफाई करता है, जो रिस्क एरिया है उनको आइडेंटिफाई करता है, फिर सॉइल को अंडरस्टैंड करने में, एनहांस करने में मदद करता है। यूनेस्को जो है वो पायलट प्रोग्राम भी लॉन्च कर रहा है लॉन्ग टर्म सॉइल मैनेजमेंट को लेकर, जिसमें 10 नेचुरल साइट्स जो हैं जो कि बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम के अंडर आती है, उनको सपोर्ट किया जाएगा। सॉइल की बात करते हैं, दरअसल ये मिक्सचर होता है किसका? रॉक का, डेब्रिस का और ऑर्गेनिक मटेरियल्स का भी, जो अर्थ के सर्फेस पे डेवलप होता है। फैक्टर्स की बात की जाए सॉइल फॉर्मेशन में, तो ये रिलीफ मतलब जो हाइट है, रिलीफ जो बैरन मटेरियल है उस पर डिपेंड करती है, क्लाइमेट कैसा है उस पर डिपेंड करती है, वेजिटेशन कैसा है, लाइफ फॉर्म कैसा है, टाइम कैसा है, ह्यूमन एक्टिविटीज कैसी हैं, इन सब पे सॉइल डिपेंड करती है। इंपॉर्टेंस की बात करते हैं, हेल्दी सॉइल जो है वो बहुत इसेंशियल है इकोसिस्टम को मेंटेन करने के लिए, क्लाइमेट को रेगुलेट करने के लिए। सॉइल डिग्रेडेशन में अगर देखा जाए तो सॉइल डिग्रेडेशन का मतलब क्या है? फिजिकल तरीके से, केमिकल और बायोलॉजिकल तरीके से सॉइल की क्वालिटी में डिक्लाइन होना। इसके अलावा ऑर्गेनिक मैटर का लॉस होना, सॉइल की फर्टिलिटी में डिक्लाइन आना, स्ट्रक्चरल कंडीशन बदल जाना, इरोजन होना, एडवर्स चेंजेस होना, सॉइल की एसिडिटी में बदलाव, एल्कलिनिटी में बदलाव, टॉक्सिक केमिकल का सॉइल पे प्रभाव पड़ना। वर्ल्ड एटलस ऑफ डिजर्टिफिकेशन के हिसाब से 75% सॉइल ऑलरेडी डिग्रेड हो चुकी है, जिससे 3.2 बिलियन की लाइफ जो है वो इंपैक्ट हो रही है, और ये प्रपोर्शन 90% तक पहुंच जाएगा बाय 2050। इसरो के डिजर्टिफिकेशन एंड लैंड डिग्रेडेशन एटलस ऑफ इंडिया के हिसाब से हमारा जो टोटल डिग्रेडेड लैंड है वो 96.4 मिलियन हेक्टेयर है, विच इज द 29.32% ऑफ आर टोटल ज्योग्राफिकल एरिया। कौन कौन से फैक्टर्स की वजह से सॉइल हेल्थ जो है वो डिग्रेड होती है, उससे पहले हम देखते हैं सॉइल के प्रोफाइल के बारे में। देखिए, इस तरीके की सॉइल का प्रोफाइल है, इसका सबसे ऊपर वाला प्रोफाइल जो है उसको बोलते हैं ओ होराइजन। ये सबसे लूज और पार्टली डिकेड ऑर्गेनिक मैटर से बनी हुई लेयर है। फिर नीचे है ए होराइजन, जिसमें मिनरल मैटर जो है उसको ह्यूमस के साथ मिक्स किया होता है और ये थोड़ा फर्टाइल होता है। ई होराइजन आता है इससे नीचे, जहां पे लाइट कलर के पार्टिकल मिलते हैं, यहाँ पे एलोविएशन और लीचिंग होती है सॉइल की। फिर बी होराइजन उससे नीचे है, जहां पे क्ले एक्यूमुलेट होती है और ट्रांसपोर्ट होकर नीचे जमा होती है। सी होराइजन जो है वो सबसे नीचे है, मतलब उससे नीचे है बी से, जहां पे आपको पेरेंट मटेरियल मिलेगा लेकिन थोड़ा सा चेंज फॉर्म में मिलेगा। फिर सबसे नीचे है बेड रॉक, जो कि एक पेरेंट मटेरियल है, जहां से ओरिजिनली सॉइल बनी है और ये अनवेदर्ड होता है, किसी तरीके से डिस्टर्ब नहीं होता है। कौन से फैक्टर्स के कारण सॉइल हेल्थ डिग्रेड होती है? सबसे पहले तो डिफॉरेस्टेशन के कारण, जैसे अगर वेजिटेशन डिस्ट्रक्शन हो गया तो सॉइल डिग्रेड हो जाएगी, क्योंकि आम सी बात है वेजिटेशन पहले संभाल के रखी हुई थी, मिट्टी को जोड़ के रखी हुई थी, लेकिन अब वो मिट्टी विंड और वाटर इरोजन से ज्यादा ससेप्टेबल हो जाएगी, ज्यादा नुकसान होगा उसके ऊपर विंड और वाटर का, ऑर्गेनिक मटेरियल जल्दी लूज होगा, फर्टिलिटी लूज हो जाएगी। इसरो के डेजर्टिफिकेशन एंड लैंड डिग्रेडेशन एटलस ऑफ इंडिया के हिसाब से 30 मिलियन हेक्टेयर का डेजर्टिफिकेशन या लैंड डिग्रेडेशन जो है वो हुआ है वेजिटेशन डिग्रेडेशन के थ्रू, मतलब जब वेजिटेशन कवर खत्म हुआ, सॉइल तुरंत खत्म होनी शुरू हो गई। इसके अलावा सेलेनाइजेशन और अल्कनाइजेशन होता है, जिसमें जो एक्टिविटीज है जैसे कि कैनाल इरिगेशन, वाटर मैनेजमेंट को इम्प्रॉपर तरीके से यूज करना, इसके कारण सेलेनाइजेशन या सॉइल जो के ऊपर जो है वो सैलाइन की परत जो है वो जम जाती है। ये सेमी एरिड या एरिड एरिया में होता है, तो सॉल्ट के एक्यूमुलेशन के कारण भी कई बार मिट्टी खराब होती है। 50% जो पंजाब का एरेबल लैंड था, मतलब कभी उसमें खेती हुआ करती थी, वो सैलिनिटी के कारण ही आपका खराब हो गया।
इसके अलावा क्रॉप रोटेशन जब अच्छे से नहीं किया जाता, उसके कारण ये होता है, मतलब आपने पानी की फसल जो पानी वाली क्रॉप लगाई जो ज्यादा पानी मांगती है, फिर अगले सीजन में फिर से पानी वाली लगा दी, तो आपने बीच में कोई ऐसी क्रॉप लगाई ही नहीं जिसमें कम पानी चाहिए, तो आप वाटर इंटेंसिव क्रॉप ही अगर लगाए जा रहे हैं तो क्रॉप रोटेशन कर नहीं रहे हैं, तो सॉइल जो है वो तो खत्म होती चली जाएगी ना, उसकी फर्टिलिटी लूज हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल जो इंटेंसिव सीरियल बेस्ड रोटेशन है, जैसे राइस और व्हीट उगाना, उसके कारण मिट्टी पे ज्यादा प्रेशर पड़ता है क्योंकि आप सॉइल को रिकवर होने का चांस नहीं देते, और फिर फर्टिलिटी और ज्यादा लूज होती है। और ओवर ग्रेजिंग भी एक रीजन है, मतलब आप अपने लाइफ स्टॉक को लेके जाते हैं चारे के लिए और खेतों में छोड़ देते हैं, तो वो कितना भी चाहे तो मतलब फीड कर सकते हैं, तो इसके कारण वेजिटेशन की क्वालिटी क्वांटिटी दोनों सफर होती है। ओवर ग्रेजिंग बहुत ज्यादा होता है, जिसके कारण एक एग्जाम्पल है बनी ग्रासलैंड गुजरात का, वो पूरे तरीके से डिग्रेड हो गया। अब स्टेप्स देखते हैं क्या किए जा सकते हैं और सॉइल हेल्थ को लेकर। सबसे पहले तो ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करना जरूरी है, जिसके लिए बहुत सारी स्कीम जैसे कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, नेशनल मिशन ऑयल सीड चलाया गया। फिर सॉइल हेल्थ कार्ड है, मतलब कार्ड में स्टेटस ऑफ सॉइल को 12 पैरामीटर पे जज किया जाता है। सबसे पहले तो एनपीके, नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम, ये माइक्रो न्यूट्रिएंट देखे जाते हैं। फिर सेकेंडरी न्यूट्रिएंट जैसे कि जिंक फेरस, फिर आपका कॉपर, मैंगनीज, बोरोन, ये देखे जाते हैं जो कि आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट है। फिर उसके बाद फिजिकल पैरामीटर जैसे पीएच क्या है, ओसी क्या है, ये सब टेस्ट किया जाता है। फॉरेस्ट कवरेज को भी इंप्रूव करना एक सोल्यूशन हो सकता है। इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के हिसाब से 2 साल में जो फॉरेस्ट और ट्री कवर है वो इंक्रीज हुआ है, 2261 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास तक पहुंच चुका है, जिसकी वजह से सॉइल इरोजन जो है वो रिड्यूस हुआ है। बर्निंग जो है क्रॉप रेजिड्यू की, उसको भी प्रिवेंट किया गया है। नेशनल गाइडलाइन जो है वो जारी की गई है कि आपको क्रॉप जो है उसका बचा हुआ अवशेष जो है वो जलाना नहीं है, क्योंकि उससे सॉइल की हेल्थ जो है वो खराब होती है। फिर बॉन्ड चैलेंज जो है उसके प्लेज को ध्यान में रखा गया है, मतलब हमने एक प्लेज लिया है कि 150 बिलियन हेक्टेयर तक जो डिग्रेडेड और डिफॉरेस्टेड लैंड है इसको हम रिस्टोर करेंगे 2020 तक, और 350 मिलियन हमने हेक्टेयर का टारगेट रखा है रिस्टोरेशन का 2030 तक। वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, सबसे पहले तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट किया जा सकता है, जैसे कि क्रॉप रोटेशन जो है डाइवर्स मैनर में होना चाहिए, सॉइल हेल्थ को प्रमोट करना जरूरी है, पेस्टिसाइड कम यूज करने हैं, यील्ड जो है उसको इंप्रूव करना है, सॉइल कवर को मैक्सिमाइज करना भी एक सॉल्यूशन हो सकता है। फिर जो प्रोटेक्टिव वेजिटेटिव कवर है, जैसे आपका ग्रास हो गया, श्रब हो गया, फिर स्टबल हो गया, इन सबको हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, ताकि जो विंड है वो डायरेक्टली मिट्टी के ऊपर इंपैक्ट ना डाले, क्योंकि उसके ऊपर सब ये ग्रास श्रब ये सब बिछा हुआ होगा, तो इरोडिंग कैपेसिटी जो है एजेंट्स की जैसे वाटर विंड की वो कम हो जाएगी, सॉइल को नुकसान नहीं होगा। फिर रूट सिस्टम ऑफ वेजिटेशन जो है वो भी सॉइल को आपस में बाइंड करके रखता है। डिस्टर्बेंस को मिनिमाइज किया जा सकता है, जैसे कि टिलेज, मतलब जो खेतों की जुताई होती है वो कम करनी चाहिए, केमिकल इनपुट कम देना चाहिए, इंटीग्रेटेड तरीके से लैंड को यूज करने की प्लानिंग करनी चाहिए, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और बाकी सारे सेक्टर्स की डिमांड को ध्यान में रखना चाहिए। प्रिसीजन फार्मिंग बहुत जरूरी है, जिसमें जीपीएस, सेंसर, डाटा एनालिटिक्स सबको स्टडी करना जरूरी है सॉइल मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस के लिए। राइट अमाउंट ऑफ वाटर न्यूट्रिएंट भी यूज करने जरूरी है। कम्युनिटी बेस्ड सॉइल कंजर्वेशन के लिए हमें एफर्ट डालने होंगे, ताकि सॉइल हेल्थ असेसमेंट रेगुलर तरीके से होता रहे और लोगों का भी इसमें योगदान रहे। न्यूज इन शॉर्ट में देखेंगे, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने स्टेट ऑफ द वर्ल्ड फॉरेस्ट 2024 की रिपोर्ट को लॉन्च किया, जिसका थीम है एक्सेलरेटिंग फॉरेस्ट सोल्यूशन थ्रू इनोवेशन। हाईलाइट क्या है इसके, सबसे पहले तो डिफॉरेस्टेशन का जो रेट है वो डिक्लाइन हुआ है, 10.2 मिलियन हेक्टेयर तक रह गया है 2015-20 के हिसाब से। इंडिया तीसरे नंबर पे रहा है जब बात करते हैं एवरेज पे एनुअल नेट गेन इन फॉरेस्ट एरिया की, मतलब नेट गेन अच्छा हुआ है फॉरेस्ट में। फिर नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट जो है वो लाइवलीहुड को सपोर्ट करते हैं, लगभग 275 मिलियन लोगों को उसने सपोर्ट किया है। इनोवेशन की जरूरत है फॉरेस्ट सेक्टर के अंदर, जैसे क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जो भी स्ट्रेस है, चाहे वो वाइल्ड फायर हो, जंगल में आग लगना, चाहे पेस्ट हो, इन सब के लिए भी हमें इनोवेटिव स्ट्रेटेजीज अडॉप्ट करनी होंगी। हमें बायो इकोनॉमी की तरफ शिफ्ट करना बहुत जरूरी है, जैसे जीरो कार्बन बायो इकोनॉमी को प्रमोट करना, जिसमें इनोवेटिव और डाइवर्स और एफिशिएंट लकड़ी से बने हुए प्रोडक्ट को यूज कर सकते हैं। नॉन वुड फॉरेस्ट प्रोडक्ट के लिए अपॉर्चुनिटी लाई जा सकती है। बहुत सारे वाइल्ड फॉरेस्ट बेस्ड फूड हैं, जैसे फिश हो गया, ये रिच होते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट में, उनकी हाई न्यूट्रिशनल कंटेंट होता है, इसके लिए अपॉर्चुनिटी हो सकती है। कौन कौन से टाइप्स ऑफ इनोवेशन यूज किए जा सकते हैं फॉरेस्ट और ट्री के पोटेंशियल को एनहांस करने के लिए, टेक्नोलॉजिकल मेजर्स लिए जा सकते हैं, जैसे कि नासा का और यूरोपियन स्पेस एजेंसी का लैंडसैट और कोपरनिकस प्रोग्राम है, जिसमें सैटेलाइट का यूज किया जाता है मॉनिटरिंग के लिए। फिर सोशल पॉलिसी और इंस्टीट्यूशनल लेवल पे भी चीजें की जा सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल इंडिया का जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम है, जिसमें कम्युनिटी को भी शामिल किया जाता है फॉरेस्ट कंजर्वेशन के लिए, और इसमें मैंडेटरी है कि 1/3 फीमेल रिप्रेजेंटेशन कमेटी के अंदर होना चाहिए। फाइनेंशियल लेवल पे बहुत सारे एफर्ट्स लिए जा सकते हैं, फॉर एग्जांपल इनोवेशन, जैसे कि स्क्रिप्ट सॉफ्ट कम्युनिटी रिस्क प्लेटफॉर्म बनाया गया है। बैरियर्स क्या है इनोवेशन को लेकर फॉरेस्ट सेक्टर में, सबसे पहले तो लैक ऑफ इनोवेशन कल्चर, लोगों के अंदर क्यूरियोसिटी ही नहीं है। फिर कैपेसिटी की लिमिटेशन है, जैसे ह्यूमन के पास स्किल नहीं है। सोशल भी एक तरीके से रिस्ट्रिक्शन होती है। पॉलिसी सपोर्ट अच्छा नहीं होता, टेक्नोलॉजी अडॉप्शन के चांसेस नहीं है। रिकमेंडेशन क्या है स्केल अप करने के लिए इनोवेशन को, सबसे पहले तो रिकग्नाइज करना और इनोवेशन को रिवॉर्ड करना, स्किल को प्रमोट करना, बूस्ट करना, कैपेबिलिटीज को एनहांस करना, नॉलेज को और ज्यादा आगे लेके जाना, ताकि हर एक सेक्टर को, हर एक स्टेक होल्डर को आगे लेके जाके उनको मतलब उनके इनपुट जो है वो लिए जा सके। और क्रिएशन पे ज्यादा फोकस करना
करना, अपॉर्चुनिटीज दी जा सकती है नॉलेज और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए, यूनिवर्सली एक्सेसिबल बनाया जा सकता है फाइनेंशियल रिसोर्सेज को। यूनाइटेड नेशन वाटर कन्वेंशन की बात करें तो आइवरी कोस्ट ने इसको ज्वाइन किया कन्वेंशन को। इसको कन्वेंशन ऑन द प्रोटेक्शन एंड यूज ऑफ ट्रांस बाउंड्री वाटर कोर्सेज और इंटरनेशनल लेक भी कहा जाता था। यूनाइटेड नेशन की जो वाटर कन्वेंशन है ये हेलसिंकी में फिनलैंड के अंदर 1992 में अडॉप्ट की गई थी। 1996 में ये इन्फोर्स हुई, लीगली बाइंडिंग है, मतलब पार्टीज को इक्विटेबल तरीके से जो यूटिलाइज है वाटर वो करना पड़ता है ताकि सस्टेनेबल मैनेजमेंट बना रहे। इंडिया इसका पार्टी नहीं है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यूनाइटेड नेशन वाटर कोर्स कन्वेंशन जो है उसको हम यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ नॉन नेविगेशनल यूज ऑफ इंटरनेशनल वाटर कोर्सेज कहते हैं। ये कन्वेंशन अलग है, 1997 में अडॉप्ट की गई थी। फिर इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो इसी यूनाइटेड नेशन वाटर कोर्स कन्वेंशन के साथ अलाइन करती है। अब बात करते हैं नेविगेटिंग न्यू हॉराइजन, ए फॉरसाइट रिपोर्ट रिलीज्ड बाय यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। देखिए ये जो रिपोर्ट है इसने आइडेंटिफाई किया है कुछ ऐसे ग्लोबल शिफ्ट को जिसकी वजह से जो ट्रिपल प्लैनेटरी क्राइसिस है, हमारे प्लैनेट के ऊपर जो 3 क्राइसिस है वो और ज्यादा एक्सेलरेट हो जाएंगे। पॉल्यूशन का क्राइसिस, बायोडाइवर्सिटी लॉस का क्राइसिस और क्लाइमेट चेंज का क्राइसिस। इसमें हाईलाइट किया गया कि ग्लोबल पॉली क्राइसिस जो है वो क्या होता है, मतलब मल्टीपल शॉक आना, जैसे वॉर आ गया, वेदर एक्सट्रीम पे चला गया, पैंडेमिक आ गया, ये सारी चीजें आपस में जुड़ी हुई है इनके हिसाब से और ये ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सिक्वेंसेज है। अब इसमें शिफ्ट सिग्नल और पोटेंशियल डिसरप्शन क्या है। सबसे पहले तो ह्यूमंस और एनवायरनमेंट के बीच में रिलेशनशिप चेंज हो रहा है जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज जो है वो मतलब बढ़ता चला जा रहा है। फिर क्रिटिकल रिसोर्सेज हमारे बहुत स्कैरसिटी में चले गए हैं, बहुत कम हो गए हैं और जिसकी वजह से हम लोग ग्लोबल लेवल पे सिक्योरिटी डायनामिक्स में भी खुद पे फोकस कर रहे हैं रादर देन गोइंग फॉर द ग्लोबल कॉमन। ऑर्बिटल स्पेस डेब्री, जैसे स्पेस के अंदर अलग अलग कंट्रीज के डेब्रीज बढ़ते जा रहे हैं। फिर वेव्स ऑफ इनोवेशन डिजिटल लैंडस्केप में भी देखने को मिल रहा है, जैसे इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ऑप्शन हो गया, ऑटोनॉमस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वेपन सिस्टम बढ़ गया है आज की वजह से, जिसकी वजह से बायोलॉजिकल वेपन्स या एजेंट्स का मिसयूज हो सकता है। मास फोर्स्ड डिस्प्लेसमेंट देखने को मिला है, 1.5% हमारे वर्ल्ड की पॉपुलेशन जो है वो फोर्सिबल तरीके से डिस्प्लेस की गई है। इको एंजाइटी देखने को मिली है, नेगेटिव इमोशनल रिस्पॉन्स जो है रिलेटेड टू द थ्रेट ऑफ एनवायरमेंट वो भी काफी हार्म करता है आज के टाइम पे। रिकमेंडेशन क्या है, सबसे पहले तो नया सोशल कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल की रिपोर्ट के हिसाब से ये रिपोर्ट थी अवर कॉमन एजेंडा, जिसका मेन पर्पस था अलग अलग स्टेक होल्डर्स को अपने साथ एंगेज करना। फिर एजाइल और एडॉप्टिव मेजर लिए जा सकते हैं ताकि हम सस्टेनेबल फ्यूचर बिल्ड कर सके टेक्नोलॉजी और फंडिंग की मदद से। गवर्नेंस को गाइड करना जरूरी है डाटा और नॉलेज के साथ। आगे बात करेंगे क्लाइमेट चेंज और मार्जिनल फार्मर्स के बारे में। देखिए इंपैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन मार्जिनल फार्मर, ये रिपोर्ट जो है ये फोरम ऑफ एंटरप्राइजेस फॉर द इक्विटेबल डेवलपमेंट इनके द्वारा तैयार की गई है, जिसका मेन पर्पस है मार्जिनल फार्मर्स जो हैं उनको एडवोकेट करना। कैटेगरीज क्या है फार्मर्स की, मार्जिनल वो होते हैं जिनके पास लेस देन 1 हेक्टेयर लैंड होता है, स्मॉल मतलब 1 से 2 हेक्टेयर का लैंड है, सेमी मतलब 2 से 4 हेक्टेयर का लैंड है, मीडियम 4 से 10 हेक्टेयर का लैंड है, लार्ज मतलब 10 हेक्टेयर और उससे ज्यादा का लैंड होगा। की हाईलाइट्स क्या है, सबसे पहले तो एक्सट्रीम वेदर के कारण ये मार्जिनल फार्मर हमेशा वल्नरेबल कंडीशन में रहते हैं। ऐसा होता है कि साल में ना 5 साल में 2 बार तो एक्सट्रीम वेदर इवेंट, चाहे वो हरिकेन आ गया चाहे वो बाढ़ आ गई, वो सबसे वो ज्यादा इफेक्ट होते हैं। एग्रीकल्चर इनकम इनकी बहुत ज्यादा रिड्यूस होती है, क्लाइमेट चेंज सबसे ज्यादा इस पे इम्पैक्ट डाल रहा है। लाइवलीहुड डाइवर्सिफिकेशन जो है वो भी एक हाईलाइट है इनको लेके, जैसे 86% फार्मर जो है वो क्लाइमेट इंपैक्ट के कारण खेती को छोड़कर दूसरी जगह पे एम्प्लॉयमेंट के लिए चले गए, जैसे एमजी नरेगा में चले गए, माइग्रेट कर गए। फिर एडॉप्शन जो एडॉप्शन होता है सीआरए प्रैक्टिसेस का, वो भी एक हर्डल क्रिएट करता है। जैसे क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर की प्रैक्टिसेस जो हमें अडॉप्ट करनी है वो छोटे फार्मर अडॉप्ट नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास जहाँ तो ज्यादा लैंड होल्डिंग नहीं है और फिजिकल रिसोर्सेज भी नहीं है, ना पैसा है कि इक्विपमेंट उतने वो हायर कर सके ताकि क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर अडॉप्ट कर सके, क्योंकि इसके लिए अलग फसल उगानी पड़ेगी चाहे उनको जो शायद उनको अच्छा दाम ना दे पाए, ये सारी चीजें। रिकमेंडेशंस क्या क्या है, एग्जिस्टिंग प्लेटफॉर्म को मजबूत करना, जैसे ग्लोबल अलायंस फॉर क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर जो कि एफएओ ने बनाया है। फिर हमें लैंड प्रोडक्टिविटी से हटकर वाटर प्रोडक्टिविटी की तरफ जाना होगा, मतलब लैंड प्रोडक्टिव माने कि ग्रेन आप कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं पर हेक्टेयर पे। वाटर प्रोडक्टिविटी का मतलब ये हुआ कि जो आप ग्रेन प्रोड्यूस कर रहे हैं वो पर क्यूबिक मीटर ऑफ इरिगेशन वाटर के हिसाब से कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। तो हमें वाटर प्रोडक्टिव पे फोकस, प्रोडक्टिविटी के हिसाब से क्रॉप उगानी होगी। और मिशन मोड अप्रोच बनाया जा सकता है, अपनाया जा सकता है, जिसमें एजुकेशन ट्रेनिंग देना, एक्सटेंशन सपोर्ट देना फार्मर को, ये सब अडॉप्ट किया जा सकता है। बात करेंगे स्प्रिंग इनिशिएटिव की। यूनाइटेड नेशन बैक्ड एक नेटवर्क है प्रिंसिपल फॉर रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टमेंट, इन्होंने स्प्रिंग इनिशिएटिव लॉन्च किया जो एक नया इनिशिएटिव है जिसमें हम लोग नेचर का जो भी लॉस है उसको 2030 तक या तो हॉल्ट करेंगे या रिवर्स करेंगे। स्प्रिंग इनिशिएटिव क्या होता है, ये 200 इन्वेस्टर के कॉलिशन से बना हुआ इनिशिएटिव है। इसका ऑब्जेक्टिव है सिस्टमैटिक रिस्क जो होता है नेचर के लॉस से उसको रोकना, सोसाइटी को और भी ज्यादा अच्छी प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करने के लिए प्रोत्साहित करना। इसमें रिस्पॉन्सिबल पॉलिटिकल एंगेजमेंट पे फोकस दिया जाता है। आगे बात करेंगे फंड फॉर रिस्पॉन्डिंग टू लॉस एंड डैमेज। एक बोर्ड है फॉर लॉस एंड डैमेज फंड, इन्होंने डिसाइड किया है कि ये फंड टू रिस्पॉन्ड टू लॉस एंड डैमेज जो है उसके ऊपर काम करेंगे। इसको डिसाइड किया गया, इसमें डिसाइड किया गया कि फिलीपींस जो है वो होस्ट कंट्री होगा बोर्ड ऑफ फंड का। ये
FRLD है क्या? इसको 27 सेशन जब हुआ था यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी का इजिप्ट के अंदर 2022 में, वहां एस्टेब्लिश किया गया था। फंड जो है वो डेवलपिंग कंट्रीज को हेल्प करेगा, यानी कि डेवलपिंग कंट्रीज को जो नेचुरल डिजास्टर के कारण लॉस और डैमेज फेस करना पड़ रहा है क्लाइमेट चेंज की वजह से, उसको ये कॉम्पेंसेट करेगा। लॉस से डैमेज का मतलब क्या हुआ कि वो ऐसे रिस्क जो क्लाइमेट चेंज की वजह से आपकी लाइफ में आए हैं, नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज जो भी आए हैं, जैसे समुद्र का लेवल बढ़ जाना है ना, क्योंकि ग्लेशियर जल्दी मेल्ट हो रहा है, हीट वेव होना, डेजर्टिफिकेशन होना, इन सबको मैनेज करना। एयर पॉल्यूशन हार्म्स पॉलिनेटर मोर, एक स्टडी पाई गई है, रिसेंट स्टडी कंडक्ट हुई थी नेचर कम्युनिकेशन की, जिसमें बोला गया कि एयर पॉल्यूशन की वजह से जो पॉलिनेटर है उनको नुकसान होता है। पॉलिनेटर जैसे आपके बीज हो गए, बटरफ्लाई हो गया, और इसके अलावा क्रॉप डिस्ट्रॉइंग जो पेस्ट हैं, जो क्रॉप को नुकसान देने वाले पेस्ट हैं, उनको कोई हार्म नहीं होता। ठीक है, तो आम सी बात है, पॉल्यूशन किनको नुकसान दे रहा है? पॉलिनेटर्स को, जो हमारे फायदे के हैं, और उनको बढ़ावा दे रहा है जो हमारे नुकसान के हैं, जैसे पेस्ट हो गए। तो फाइंडिंग ये है कि सेंट बेस्ड कम्युनिकेशन डिसरप्ट हो जाता है। जो आपके एयर पॉल्यूटेंट होते हैं वो क्या करते हैं, जो भी सेंट ये आपके वॉस्प वगैरह, बी वगैरह छोड़ते हैं पॉलिनेटिंग के टाइम पे, ये उस सेंट को या कम्युनिकेशन को डिसरप्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से जो बी है वो जिस फ्लावर में पॉलिनेशन करने जा रहे हैं वो उसको लोकेट नहीं कर पाते। ठीक है, या तो अपने प्रे या मेट की तरफ नहीं बढ़ पाते। बायोलॉजिकल इंपैक्ट भी देखने को मिला है। इनका जो बिहेवियर होता है, चाहे इनकी फीडिंग हो, ग्रोथ हो, सर्वाइवल हो, सब सफर होने लग जाता है। एबिलिटी टू लोकेट द फूड इज मोस्ट सीवियरली इंपैक्टेड। ओजोन जो है वो मोस्ट हार्मफुल पॉल्यूटेंट इसमें माना गया है। नाइट्रोजन ऑक्साइड भी नेगेटिव इफेक्ट डालता है। लो पॉल्यूशन लेवल जो है वो डैमेज करता है एक तरीके से इंसेक्ट की परफॉर्मेंस को। अब पॉलिनेशन और पॉलिनेटर होते क्या है? देखिए, पॉलिनेशन एक एसेंशियल पार्ट है प्लांट रिप्रोडक्शन का, जिसमें जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो मेल के एंथर से, मतलब किसी भी फूल के मेल एंथर से फीमेल स्टिग्मा में पहुंचाए जाते हैं ताकि रिप्रोडक्शन हो सके। ये दो तरीके का है सेल्फ पॉलिनेशन, मतलब एक फूल के अंदर ही जो एंथर है और जो स्टिग्मा है उन्होंने आपस में रिप्रोडक्शन किया। ठीक है, पॉलन ग्रेन एक फूल में ही ट्रांसफर हो गए। क्रॉस का मतलब डिफरेंट प्लांट में गया वो पॉलन ग्रेन ताकि वहां पे मेटिंग हो सके। पॉलिनेटर में एजेंट्स होते हैं जो फैसिलिटेटर होते हैं, जो पॉलिनेशन में मदद करते हैं, मतलब वो एंथर से लेके जाएंगे चीज को और फिर स्टिग्मा के अंदर डालेंगे। ये कौन कौन से हो सकते हैं एजेंट? एबायोटिक हो सकते हैं, या तो हवा से चला गया, पानी से चला गया। बायोटिक हो सकते हैं जिसमें कुछ इंसेक्ट रोल प्ले करते हैं, जैसे बी हो गया, वॉस्प हो गया, बीटल्स हो गया, बर्ड्स हो गया, बैट्स हो गया। तो ये देखिए, ये पॉलिनेशन है फ्लावर के अंदर, ये आपका एंथर है, ये स्टिग्मा है। ठीक है, तो एंथर से इसी स्टिग्मा में चला गया तो ये सेल्फ पॉलिनेशन है। इस एंथर से दूसरे स्टिग्मा में, दूसरे फूल के स्टिग्मा में चला गया तो ये क्रॉस पॉलिनेशन है। नेक्स्ट बात करेंगे व्हाइट पेपर ऑन ग्लेशियल जियो इंजीनियरिंग के बारे में एक ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट के द्वारा एक लैंडमार्क रिलीज किया गया है, जो है व्हाइट पेपर ऑन ग्लेशियल जियो इंजीनियरिंग। ग्लेशियल जियो इंजीनियरिंग का मतलब क्या है कि डेलिब्रेट तरीके से क्लाइमेट सिस्टम को मॉडिफाई करने की कोशिश की जा रही है ग्लेशियर के आसपास, ताकि ग्लेशियर की जो मेल्टिंग बहुत तेजी से हो रही है उसको हम स्लो कर सकें। अगर ग्लेशियर स्लो मेल्ट होगा तो सी लेवल जो राइज हो रहा है वो थोड़ा कम हो जाएगा, है ना, और बाढ़ वगैरह नहीं आएगी सी कोस्टल एरिया में। अब ग्लेशियर जियो इंजीनियरिंग की स्ट्रेटजीज क्या है? सबसे पहले तो ओशन हीट ट्रांसपोर्ट इंटरवेंशन, मतलब जो भी सेडिमेंट या जो भी फाइब्रस होते हैं, फाइब्रस कर्टन्स होते हैं सी बेड के आसपास, मतलब जो आइस शेल होती है उसके समुद्री तल के आसपास, उसको हम क्या करेंगे? ब्लॉक कर देंगे, ताकि जो गर्म पानी का प्रभाव, डीप वाटर, गर्म मतलब गर्म पानी जो डीप वाटर है, जो कि थोड़ा गर्म है ग्लोबल वार्मिंग वजह से, वो दोबारा से फ्लो होके ग्लेशियर के नीचे ना जा पाए, उसको मेल्ट और ना कर पाए। ठीक है, उस फ्लो को रोक देना एक तरीके से। फिर बेसल हाइड्रोलॉजी इंटरवेंशन की टेक्निक अपनाई जा सकती है, जिसमें हम स्ट्रीम का फ्लो और स्लो कर देंगे। वो स्ट्रीम जो कि आइस शीट से पिघले हुए वाटर को कैरी करती है। ये कैसे किया जाएगा? हम होल्स जो हैं वो कर सकते हैं ग्लेशियर के बेड के अंदर, ताकि ड्रेनेज चैनल जो है वो बिल्डअप किए जा सके। जियो इंजीनियरिंग वो होती है जिसमें हम डेलिब्रेट तरीके से लार्ज लेवल पे अर्थ के क्लाइमेट सिस्टम को मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं, ताकि ग्लोबल वार्मिंग को आप काउंटर कर सकें। स्ट्रेटेजीज या कैटेगरीज कौन कौन सी है? सबसे पहले तो सोलर जियो इंजीनियरिंग या सोलर रेडिएशन मैनेजमेंट, जिसमें सन की जो रेडिएशन धरती के ऊपर पहुंचती है उसको आप लिमिट करने की कोशिश करते हैं। ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर ज्यादा ना बढ़ पाए उसकी कोशिश करते हैं। इसमें एरोसोल इंजेक्शन किया जाता है। मैरीन क्लाउड ब्राइटनिंग की जाती है, मतलब बादलों को ब्राइट कर दिया जाता है। एल्बेडो में इंप्रूवमेंट किया जाता है, मतलब जो समुद्र से जो सन से रोशनी आ रही है वो मैक्सिमम रिफ्लेक्ट हो जाए बैक और गर्म ना कर पाए धरती को, ये सब। ओशियन पे मिरर लगाए जाते हैं ताकि ज्यादा रिफ्लेक्शन सनलाइट का हो सके और धरती उसको एब्जॉर्ब ना करे। फिर कार्बन जियो इंजीनियरिंग में कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल टेक्निक भी इसको कहा जाता है। इसमें कंसंट्रेशन जो है CO2 का एटमोस्फेयर के अंदर उसको रिड्यूस किया जाता है, मतलब जो एटमोस्फेयर में कार्बन है या तो कैप्चर कर लेना, स्टोर कर लेना। ओशन को एल्कलाइन कर देना, क्योंकि ओशन एसिडिक तब होता है जब उसके अंदर CO2 ज्यादा है। आपने उसको एल्कलाइन कर दिया तो अब वो एल्कलाइन है तो और CO2 एब्जॉर्ब कर सकता है, ताकि वो
और एसिडिक हो, पर क्योंकि पहले से अब एल्कलीन कर दिया आपने तो ज्यादा एसिडिक लगेगा नहीं, है ना। तो ओशन की एल्कलिनिटी को बढ़ा देना, फर्टिलाइजेशन कर देना। जीन जेनुइन का सिग्निफिकेंस क्या है? दरअसल ये डीकार्बोनाइजेशन के एफर्ट में, ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के एफर्ट में काम कर सकता है। क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जितने भी एक्सट्रीम डिजास्टर हैं ये उसको रोक सकता है। मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर को रोक सकता है। कंसर्न क्या है? सबसे पहले तो आप इकोसिस्टम के साथ डिस्टर्बेंस कर रहे हैं, जो लॉन्ग टर्म में क्या इम्पैक्ट देगा आपको नहीं पता। इससे टर्मिनेशन शॉक आ सकता है। हो सकता है कि आपने टेम्परेचर को अभी तो कंट्रोल कर लिया, लेकिन सडनली एक टाइम ऐसा आए कि जितना टेम्परेचर आपने कंट्रोल किया वो एक साथ रैपिड तरीके से राइज हो जाए। फिर पोटेंशियल एक्सट्रीम इवेंट जैसे एसिड रेन, प्रेसिपिटेशन का बदलना, ये सब हो सकता है। फाइनेंशियल कॉस्ट बहुत ज्यादा ह्यूज हो सकता है विद लिटिल इफेक्ट। बात करेंगे डुअल टावर सोलर थर्मल प्लांट की। चाइना ने ये बोला है कि वर्ल्ड का सबसे पहला डुअल टावर सोलर थर्मल पावर प्लांट जो है वो एनर्जी की एफिशिएंसी को 24% तक बूस्ट कर सकता है। फीचर्स क्या है इसके? देखिए, सनलाइट को ट्रैक करना ये बहुत जरूरी है। इसमें 200 मीटर टॉल टावर लगे हुए हैं जो सनलाइट को ट्रैक करते हैं। मिरर्स लगे हुए हैं, ऑटोमेटिकली सन की मूवमेंट को ये देखते हैं और 95% रिफ्लेक्शन कर देते हैं उसका। फिर एक्सेस हीट को ये स्टोर करते हैं। जो प्लांट है वो मोल्टन सॉल्ट स्टोरेज की टेक्निक को यूज करता है। ये एक थर्मल बैटरी होती है जिसकी वजह से एक्सेसिव हीट जो है वो कलेक्ट हो जाती है दिन के समय में और रात को इससे पावर जनरेट होता है। नेक्स्ट बात करेंगे साइट्स की एक रिपोर्ट के बारे में जो रोजवुड के ऊपर जारी की गई है। साइट्स ने ये रिपोर्ट जारी की जिसका नाम है साइट्स रोजवुड द ग्लोबल पिक्चर रिपोर्ट। ये रिपोर्ट बताती है कि साइट में जो रोजवुड के स्पीशीज लिस्ट किए गए हैं उनका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इकोसिस्टम में रोल क्या है, रीजनरेशन क्या है, थ्रेट क्या है। ये इन्फॉर्मेशन साइट को मदद करेगी कि वो नॉन डिटरमिनेट जो फाइंडिंग है उनके बारे में भी खुद को जानकारी दे सके रिगार्डिंग द रोजवुड। देखिए, नॉन डेट्रीमेंट फाइंडिंग वो होती हैं जो मैंडेटरी होती हैं एनालिसिस करने के लिए, और किसी भी प्रोडक्ट को या क्वांटिटी को एक्सपोर्ट करना अगर आप चाहते हैं तो उसके लिए एनालिसिस करना जरूरी होता है। खास करके अपेंडिक्स 1 और 2 के अंदर जो लिस्टेड स्पीशीज हैं उनके लिए ये एनालिसिस नॉन डेट्रीमेंट फाइंडिंग का जरूरी है। रोजवुड की बात करते हैं, इसको पेलिसेंडर भी कहते हैं। दरअसल ये ट्रॉपिकल हार्डवुड की कैटेगरी में ही आता है। ये अपेंडिक्स 2 में आता है साइट्स के। इसमें दो कैटेगरी हैं। सबसे पहले तो डेलबेर्गिया लेटिफोलिया जिसको मालाबार रोजवुड कहते हैं, फिर डेलबेर्गिया सिजू, इसको शीशम कहते हैं। ये इंडिया में पाए जाते हैं। पहली वाली मालाबार जो आपकी रोजवुड है वो वल्नरेबल है। सेकंड वाली जो है सिसु या फिर शीशम वो लीस्ट कंसर्न है। अफ्रीकन रोजवुड भी आता है जो वेस्ट अफ्रीकन कंट्री में मिलता है। ये इंडेंजर्ड है IUCN की रेड लिस्ट में। यूटिलाइजेशन की बात करें तो फ्रीज फर्नीचर की क्राफ्टिंग में, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बनाने में यूज होता है। रोल क्या है इसका इकोसिस्टम में? ये देखिए, सॉइल को इंप्रूव करने में मदद करता है। सॉइल की फास्ट डिकम्पोजिंग जो हो जाती है उसको रोकता है। नाइट्रोजन और फास्फोरस रिच उसको बनाता है। नाइट्रोजन को फिक्स भी करता है। कुछ स्पीशीज होते हैं जो कि सॉइल के बैक्टीरिया के साथ मिलकर सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहते हैं और फिर जो फिक्सिंग है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन की वो सॉइल में करते हैं और सॉइल को न्यूट्रिएंट रिच बनाते हैं। तो ये एक ऐसा ही स्पीशीज है। साइट्स की बात करेंगे, इसका हेडक्वार्टर जो है वो जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। साइट का फुल फॉर्म है कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड एंड इंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। नाम से क्लियर है, मतलब इंटरनेशनल लेवल पे अगर आप वाइल्ड फौना और फ्लोरा जो कि इंडेंजर्ड है उनको ट्रेड करने की कोशिश करते हैं तो ये कन्वेंशन उसको मॉनिटर करती है। देखिए, ये इंटरनेशनली एक तरीके से लीगली बाइंडिंग अग्रीमेंट होता है जो गवर्नमेंट के बीच में होता है ताकि इंटरनेशनल ट्रेड किसी पर्टिकुलर स्पेसिमेन ऑफ वाइल्ड एनिमल या प्लांट में अगर हो रहा है तो उसके कारण से कभी भी सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज पे इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। ये 1963 में आई थी। उसके बाद IUCN का रेजोल्यूशन इसके अंडर लाया गया। फिर ये 1974 में इन्फोर्स हुई। इसकी 184 पार्टी है, इंडिया इसका मेंबर है। साइट्स में अपेंडिक्स होते हैं, मतलब लिस्ट ऑफ स्पीशीज अगर किसी पर्टिकुलर अपेंडिक्स में आ रहे हैं उस हिसाब से उनको प्रोटेक्शन मिलता है। अपेंडिक्स 1 जैसे हो गया, इसमें जो भी स्पीशीज आपके एक्सटिंक्शन से थ्रेट हो रहे हैं, अंडर थ्रेट है, उनकी बात की जाती है। इंटरनेशनल लेवल पे कमर्शियल ट्रेड प्रोहिबिट किया गया है। अपेंडिक्स 2 की बात करेंगे, स्पीशीज जो करंटली थ्रेटेंड नहीं है लेकिन हो सकते हैं। ये ट्रेड जो है मतलब इसमें ट्रेड रिक्वायर्स एन एक्सपोर्ट परमिट। अगर आप उसमें व्यापार करना चाहते हैं स्पीशीज में तो एक्सपोर्ट का परमिशन लेना पड़ता है, सर्टिफिकेट भी लेना पड़ता है। अपेंडिक्स 3 की बात करेंगे, इस स्पीशीज में इसमें वो स्पीशीज आते हैं जो पार्टी की रिक्वेस्ट के हिसाब से ही प्रोटेक्शन में या ट्रेड में लाए जाते हैं। इसमें सर्टिफिकेट वगैरह भी लगता है अगर आपको ट्रेड करना है। नेक्स्ट बात करेंगे एक्विलेरिया मेलेसेंस की, यानी अगरवुड की। साइट्स ने बोला है कि एक्सपोर्ट जो होता है अगरवुड का इंडिया से उसको ईज डाउन कर दिया गया है, मतलब फार्मर्स अब इसको इजीली एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अगरवुड एक एवरग्रीन ट्री है जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, बांग्लादेश और भूटान में, साउथ ईस्ट एशिया में पाया जाता है। ये एरोमेटिक प्लांट है और एरोमेटिक प्लांट का जो ऑयल होता है, चिप्स होता है, उसकी वैल्यू बहुत है मार्केट के अंदर। IUCN में क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। साइट्स में अपेंडिक्स 2 में आता है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में ये शेड्यूल 4 के अंदर आता है। मेगाफोना की बात करेंगे, आर्कियोलॉजिस्ट ने डिस्कवर किया वर्ल्ड का सबसे पुराना 41,000 साल पुराना ऑस्ट्रिच का नेस्ट आंध्र प्रदेश के अंदर। तो इससे हमें ये पता लगता है कि मेगाफोना का एक्सटिंक्शन कैसे हुआ था इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर। देखिए, मेगाफोना की जो टर्म है उसका मतलब हुआ वो एनिमल जिसका वेट आज के टाइम पे 50 किलो से भी ज्यादा हो। मेगाफोना को क्लासीफाई करते हैं डाइट के हिसाब से। जैसे जो प्लांट खाते हैं उनको बोलते हैं मेगा हर्बीवोर, जो मीट खाते हैं मेगा कार्निवोर हो गए, मेगा ऑमनिवोर जो प्लांट और मीट दोनों खाते हैं। एंथ्रोपोजेनिक प्रेशर अगर मेगाफोना पे आया होगा लेट प्लेस्टोसीन में तो उसकी वजह से इनका बहुत ज्यादा लॉस हुआ
हुआ होगा, चाहे वो हर्बीवोर हो चाहे कार्निवोर हो। कुछ एक्सटिंक्ट मेगाफोनल के स्पीशीज जैसे कि आपके वूली ममोथ हो गए, जायंट स्लॉथ आज भी हमें मिलते हैं। जर्नल कर्सर की बात करेंगे, ये देखिए इसको ना स्पॉट नहीं किया गया है, डेकेड हो गया, 10 साल हो गए। ये रात को पाया जाने वाला बर्ड था जो ईस्टर्न घाट में पाया जाता था, एक्सक्लूसिव तरीके से आंध्र प्रदेश में मिलता था। इसको श्री लंकमल्लेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है आंध्र प्रदेश की, वहां पे सपोर्ट किया गया था पहले, मतलब वहां देखा गया था। प्रोटेक्शन में देखा जाए तो ये इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट स्कीम का हिस्सा है, शेड्यूल 1 में आता है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के, आईयूसीएन में क्रिटिकली इंडेंजर स्टेटस में है। वॉल्वोचिया बैक्टीरिया की बात करेंगे, रिसेंटली एक स्टडी पाई गई जिसमें बोला गया कि वॉल्वोचिया बैक्टीरिया के कारण जो वास्प इनक्रेसिया है वो मैनिपुलेट हो रहा है। तो इसकी वजह से क्या है, जो भी मेल्स आप चाहते हैं कि ना हो इसके वास्प के, वो मेल की तादाद खत्म हो जाएगी। तो जो आपका इनकेसिया फॉर्मोसा वास्प है, ये दरअसल व्हाइट फ्लाई की पॉपुलेशन को कंट्रोल करता है, जो कि एक पेस्ट है। तो अगर ये फॉर्मोसा ही खत्म हो गया बैक्टीरिया के कारण, तो फिर आगे चल के नुकसान होगा क्योंकि पेस्ट बढ़ जाएंगे। वॉल्वोचिया बैक्टीरिया कॉमन तरीके से आपका नेमेटोड्स में और आर्थ्रोपॉड में पाया जाता है, जैसे इंसेक्ट हो गए। इंसेक्ट में ये एग्स के अंदर प्रेजेंट होता है, लेकिन स्पर्म में एब्सेंट होता है। तो जिसकी वजह से जो फीमेल्स होती हैं वो इसको अपने ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर कर सकती है, लेकिन मेल ट्रांसफर नहीं कर सकती क्योंकि ये मेल के स्पर्म में प्रेजेंट नहीं होता है। तो इसकी वजह से वॉल्वेचिया जो है ये कई बार इवॉल्व कर जाता है और मैनिपुलेट करता है इंसेक्ट के होस्ट को, ताकि वो ज्यादा मतलब प्रोडक्शन कर सके फीमेल के अंदर मेल प्रोजेनी के कंपैरिजन में, क्योंकि मेल के अंदर तो ये पाया नहीं जाएगा स्पर्म के अंदर, है ना। फिर जो आपका ट्राजीन है वॉल्वेचिया का, ये मेन रोल प्ले करता है इसके फीचर को शो करने में। इसके एप्लीकेशन क्या है, जो भी मॉस्किटो में वॉल्वेचिया पाया जाता है या उसमें डाला जाता है वॉल्वेचिया, तो उसकी वजह से और जो मॉस्किटो हैं वो प्रोड्यूस होने मतलब बंद हो जाते हैं, या उनका पॉपुलेशन जो है वो कम हो जाता है। तो इससे हम पर्टिकुलर टारगेट जो मॉस्किटो हम टारगेट कर रहे हैं उसके हम नंबर्स को कम कर सकते हैं इस वॉल्वेचिया बैक्टीरिया को यूज करके, ठीक है। जैसे हम एडिस इजिप्टी मॉस्किटो को कंट्रोल करने की कोशिश कर भी रहे हैं। आगे बात करेंगे सिंट्रिकिया कैनिनर्विस के बारे में। साइंटिस्ट ने एक डेजर्ट मॉस जिसका नाम है आपका सिंट्रिकिया, उसको डिस्कवर किया है, जो मार्स जैसे इन्वायरमेंट की कंडीशन में, मंगल ग्रह जैसे इन्वायरमेंट कंडीशन में भी सर्वाइव कर सकता है। देखिए जो मॉसेस होते हैं वो छोटे होते हैं, नॉन वस्कुलर होते हैं, फ्लावर इनका नहीं आता है, और ये ब्रायोफाटा नाम की टेक्सोनोमिक डिवीजन के अंडर आते हैं। ये कॉमनली आपको मॉइस्ट जैसे एरिया में, शेडी एरिया में मिलते हैं, और थ्रू आउट द वर्ल्ड ये पाए जाते हैं, लेकिन सॉल्ट वाटर में नहीं मिलते हैं। तो अगर बात की जाए आपकी सिंट्रिकिया की, तो वाइड स्प्रेड तरीके से अर्थ के हार्शेस्ट लोकेशन जैसे अंटार्कटिका हो गया, मोहावे डेजर्ट हो गया, वहां पाया जाता है। अच्छा, मोहावे डेजर्ट कहाँ पे, कमेंट सेक्शन में बताइएगा, यूएसए या कनाडा। ये फर्स्ट पॉसिबल पाइनियर स्पीशीज है जो कि मार्स में भी कॉलोनी बना सकता है। अराकू कॉफी की बात करेंगे। अराकू कॉफी को प्राइम मिनिस्टर ने मन की बात में मेंशन किया। दरअसल ये हिली ट्रैक ऑफ आंध्र प्रदेश और ओडिशा में उगाई जाती है। इसको जीआई टैग मिला 2019 में। इसका टैग जो है वो अराकू वैली के एक नाम से आया है, जो कि ईस्टर्न घाट में एक वैली है आंध्र प्रदेश में। ये जो वेदर है वैली का ना, वो हॉट है दिन के टाइम पे, कोल्ड रहता है रात के टाइम पे, और यहाँ पे आयरन रिच सॉइल मिलती है, जिसकी वजह से ये कॉफी जो है वो धीरे धीरे राइपन पकती है, और इसकी वजह से इसका एरोमा बहुत रिच होता है, टेस्ट बहुत अच्छा होता है। ये ट्राइबल्स के द्वारा प्रोड्यूस की जाती है ऑर्गेनिक अप्रोच के थ्रू। आगे बात करेंगे उनमिंगला पास के बारे में। न्यू रिसर्च और टेक्नोलॉजी ने सक्सेसफुली 100 kg का मैक्स टेक ऑफ वेट जो है अनमैन्ड एरियल व्हीकल का, वो उनमिंगला पास पे टेस्ट किया। तो देखिए उनमिंगला पास जो है ये 19,024 फीट की ऊंचाई पे है, ईस्टर्न लद्दाख में, लद्दाख रेंज में, और ये कहा जाता है कि सबसे हाईएस्ट मोटरेबल रोड है वर्ल्ड की, मतलब यहाँ पे मोटर व्हीकल जाते हैं, सबसे हाईएस्ट ऊंचाई पे चलते हैं दुनिया में। और ये बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने प्रोजेक्ट हिमांग के अंदर बनाई थी। इसका जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस क्या है कि ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को इंप्रूव करने में मदद करती है, लोकल कनेक्टिविटी को इंप्रूव कर रही है, कहाँ पे चिस्सू मेले डेमचोक सेक्टर ऑफ लेह में, और टूरिज्म भी लद्दाख में बढ़ा रही है। इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट पासिस हैं लद्दाख में, जैसे खारदुंगला हो गया, चांगला हो गया, तांगलंगला हो गया।